तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। टाइटल तुमने पढ़ लिया होगा तो शुरू करें। यस सर, हमने कर लिया है चैप्टर 4 का यूनिट 1 एंड 2 खत्म। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 4 का यूनिट 3 स्टार्ट। आई होप आपने पहले पूरी रिवीजन सीरीज अब तक देख ली होगी। यस चलो, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 4 का यूनिट 3 स्टार्ट। तो चैप्टर 4 के यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। यूनिट 2 में हमने क्या पढ़ा कि सर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो क्या होता है। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 4 का यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है कौन सी चार है। जल्दी बोलो, ऊंची ऊंची। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ये चारों जो हैं इन मार्केट्स में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, कैसे डिटरमिन होता है, चलो बताओ। सिंपल वर्ड, मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई की एक्शन से। ठीक है, चलो फिर वही पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कुछ। होमोजीनियस प्रोडक्ट रहते हैं सर, सबके पास सेम प्रोडक्ट रहता है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी दुकान अपनी बंद करके जा सकता है। और एक एजम्पशन ली जाती है इसमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की, क्या कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको, जितने भी बेसिकली बायर्स साइड है उनको पूरी मार्केट की पूरी नॉलेज है। फिर और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। चीजें सस्ती नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि चीज सस्ती है अपने आप में, जस्ट बिकॉज सबकी चीज सिमिलर है तो चीज सस्ती होगी, नहीं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब उसको खरीदने में जो कॉस्ट लग रही है, उस चीज की कॉस्ट नहीं, उसको खरीदने में जो कॉस्ट लग रही है वो चीजें सस्ती है, वो लो है। और फर्म क्या होती है इसमें? प्राइस। अच्छा, मेकर या टेकर? अंडरटेकर, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर। ठीक, ठीक है। yes. ये सर हमें बेसिक फीचर्स तो पता चल गए कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हमें पता चल चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक पिक्चर क्लियर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसी होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, अब हमने जस्ट अभी लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि फर्म होती है प्राइस टेकर। इसका मतलब क्या फर्म प्राइस कम ज्यादा कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर फर्म प्राइस कम ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है, अगर फर्म प्राइस टेकर है और प्राइस मेकर नहीं है, तो उसका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि मैं अपना प्राइस कम करके क्वांटिटी ज्यादा बेच सकता हूँ। यही तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि तुम प्राइस कम करोगे तो डिमांड क्वांटिटी ज्यादा बेच सकते हो। लेकिन क्या, जो फर्म ही प्राइस टेकर है, जब तुम्हारा प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो तुम कैसे कर सकते हो प्राइस कम ज्यादा, क्वांटिटी कम ज्यादा बेचने के लिए? तुम्हें उसी प्राइस पे क्वांटिटी कम ज्यादा बेचनी पड़ेगी। तो तुम्हारी एक क्वांटिटी जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दी, जो यहां से जो रेट आया डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से, जो तुम्हारा उधर वाले डायग्राम से नीचे वाले, जो तुम्हारा ये डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो तुम्हारा प्राइस निकल के आया इंडस्ट्री वाला, वही तुम्हारा प्राइस एक फॉर्म के लिए सेट हो जाता है। और तुम्हें उसी पे देखना होता है कि तुम कितनी क्वांटिटी बेच सकते हो, कम बेच सकते हो, ज्यादा बेच सकते हो, कितनी ज्यादा बेच सकते हो, ये तुम्हें चूज करना होता है। यस, ठीक है बात। तुम एग्जांपल लो, जैसे कन्फेक्शनरी की दुकान है। अब कईयों के मिलता वही है, मान लो दाल चावल या चिप्स चॉकलेट्स यही सब मिलता है सारी कन्फेक्शनरी की दुकान पे। लेकिन कईयों के ज्यादा माल बिकता है, कईयों पे कम बिकता है, कईयों की बड़ी कन्फेक्शनरी की दुकान होती है तो उसी प्राइस। अच्छा, प्राइस ऐसा भी नहीं है कि चॉकलेट तो डेढ़ मिलता है हर जगह, तो हर दुकान पे 10 रुपए का। लेकिन कुछ दुकान एक छोटी सी है, कोई दुकान बड़ी सी है, तो तुम, तो उनका बिजनेस ज्यादा चल रहा है तो उसी प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेच पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज। अच्छा, तो हमें ये तो सर समझ आ गया कि प्राइस जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि तुम प्राइस चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने बोला प्राइस जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। क्या हमें ये पता है हम प्राइस को और क्या बोलते हैं? एआर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, अगर एक फर्म 10 रुपए के प्राइस पे 10 क्वांटिटी बेचती है तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना है? 10 क्वांटिटी बेचती है, 100। 100 कैसे है? टी इंटू क्यू। ठीक है, अब उसी टोटल रेवेन्यू का जब हम एवरेज करते हैं, एवरेज कैसे करते हैं? क्वांटिटी से डिवाइड करके, तो क्या आ जाता है? ए आर। टी आर का एवरेज क्या है? एवरेज रेवेन्यू। और ए आर किसके इक्वल आ गया भाई? टी इंटू क्यू था, नीचे हमने क्यू से डिवाइड कर दिया, क्यू से क्यू कट, तो पी तो बचा, तो प्राइस को हम क्या बोलते हैं? ए आर। और अभी मैंने बोला कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, और मैंने ये भी बोला कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है वही तुम्हारा प्राइस है, वही तुम्हारा डिमांड कर्व है, और वही तुम्हारा ए आर कर्व है। सॉर्टेड। अच्छा, फिर हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में ए आर ही एम आर होता है। ये मैंने अपनी जो
फोर्थ चैप्टर की जो मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की जो रिवीजन वीडियो डाली है उसमें मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन भी करा था कि एआर कर्व और एमआर कर्व परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सेम क्यों होता है। ठीक है, तो हमें पता है सेम होता है। ठीक है सर, तो इसलिए हमें पता चल गया एआर एमआर डिमांड कर्व सब सेम, सब सेम। ठीक है, अब गेम आती है कि सर एक चीज बताओ फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इक्विलिब्रियम देखो ऐसा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो कैसे निकलता है, डिमांड और सप्लाई जहां पे टकराते हैं वो प्राइस निकल के आता है, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। फर्म के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, क्योंकि फर्म ने तो यही कोशिश करनी है कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाए। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है, बिहेवियर प्रिंसिपल में पढ़ा था हमने चैप्टर 4 के यूनिट 2 के एंड में। बिहेवियरल प्रिंसिपल में एक पढ़ा था पॉइंट कि फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पे होता है, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज राइजिंग, मतलब वही एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये एमसी कर्व इज राइजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम देखो जो ग्रीन वाले बॉक्स के साथ है, उसमें क्या हो रहा है सर, हमारी ए आर एम आर कर्व या ए आर एम आर और डी, ये कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व है, यस, उसको एमसी कर्व क्यू क्वांटिटी के ऊपर से कट करके जा रही है यहां से, यस, फिर वो जो बेसिकली तुम्हारा एमसी कर्व जो है वो कट करके जा रहा है नीचे। और हमें ये भी पता है जो हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 3 की यूनिट 2 की रिवीजन वीडियो में, क्या कि सर एमसी कर्व कट्स एसी कर्व फ्रॉम बिलो। याद है हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, याद है कि एम हमेशा ए से बेटर है, चाहे एमपी पढ़ लो चाहे एपी पढ़ लो। एमपी बोलता है तू बढ़ रहा है मैं तेरे से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हूँ, तू गिर रहा है मैं तेरे से ज्यादा तेजी से गिर रहा हूँ, तू मैक्सिमम पे है मैं तेरे को भी कट करके जाता हूँ, ऐसा। तो ऐसे एमसी कव एसी कव को क्या बोलता है, देख तू गिर रहा है मैं तेरे से ज्यादा नीचे हूँ, दिख रहा हो येलो वाला डायग्राम, तू 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 गिर रहा है मैं तेरे से ज्यादा नीचे हूँ, तू बढ़ रहा है मैं तेरे से ज्यादा ऊपर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और तुम अपने लोएस्ट पे है तो मैं तेरे को नीचे से कट करके जा रहा हूँ, ऐसा। सॉर्टेड, यस। अब यहां पे हमारा फिर निकल के आता है क्यू क्वांटिटी पे क्या, कि एम आर इक्वल टू एमसी निकल के आ रहा है एंड एमसी कर्व इज कटिंग एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यस। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिंपल क्या होता है, इनफैक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन छोड़ो सब में यही है, क्या एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज राइजिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि सर एक पूरी इंडस्ट्री का तो देखो डिमांड सप्लाई के फोर्सेस पे प्राइस बनता है, जो ये हम एक नॉर्मल बोलते हैं कि ये जो फर्म होती है प्राइस कॉम्पिटिशन वाली, ये प्राइस टेकर होती है, इसका ये प्राइस ऑलरेडी सेट होता है। सेट कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से, जो इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई है उसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है वही तुम्हारा प्राइस बन जाता है फॉर दिस। हाँ जी, तो आपको समझ आ गया, क्या समझ आ गया कि सर जो इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे चलती है, ये इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे एक प्राइस निकाला, ये प्राइस ही फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है, यही प्राइस यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसी प्राइस पे तुम जितनी मर्जी क्वांटिटी हो सके उतनी बेच लो अगर बेच सकते हो तो। ठीक है, फिर इस प्राइस पे सर एक फर्म की इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है कि सर देखो ये प्राइस उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, यही एम आर है यही ए आर है, यस। फिर एमसी कर्व जो है वो इसको, जहां पे एमसी इज इक्वल टू एम आर है, ये वाला पॉइंट, ये एम आर ये एमसी जहां पे इक्वल हुए एंड एमसी इज राइजिंग, या जिसको बोलते हैं एमसी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, तो जहां से वो कट करती है तुम्हारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब फर्म इतनी क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करना बेटर समझेगी, वो इससे ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो इससे कम भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये हमने चैप्टर 4 की यूनिट 2 में बिहेवियरल प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जब हम बोलते हैं एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज राइजिंग, तो वो क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है, यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर कि हमने दोबारा पढ़ लिया कि सर फर्म को इक्विलिब्रियम पे अगर आना है तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या, एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड द एमसी कर्व शुड कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, इन अदर वर्ड एमसी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, जिसको बोलते हैं राइजिंग। क्योंकि देखो ऐसा है, ये इंडस्ट्री में मार्केट फोर्सेज ने एक प्राइस डिसाइड करा, वो फर्म ने एक्सेप्ट कर लिए, अब जो कॉस्ट कर्व वो तो ऐसे बन रहा है एमसी कर्व, अब एमसी इक्वल टू एम आर यहाँ पे भी, एमसी इक्वल टू एम आर यहाँ पे भी है, यस। लेकिन यहाँ पे एमसी का फॉलिंग है यहाँ पे राइजिंग है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वैसे सर, ये वाला क्यों नहीं बना इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैसे तो हमने वही बात है चैप्टर 4 की यूनिट 2 के एंड में बिहेवियरल प्रिंसिपल में पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ सर, इस क्वांटिटी पे फर्म तो और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट नेक्स्ट यूनिट की तो गिर ही रही है। एमसी होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, हर एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट। अब मेरे को हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट अगर सस्ती पड़ने वाली है तो मैं क्यों रोकूं अपनी प्रोडक्शन। हाँ, जहां पे मेरे को
अच्छा यहाँ तक बेसिकली हो क्या रहा है, हर एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मेरी हर एडिशनल यूनिट की कॉस्ट से ज्यादा है। मैंने एक समोसा और बनाया, उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी 6 रुपए, बिका 8 रुपए में। अगला समोसा बनाया, वो 6.5 का बना, 7.5 में बिका। तो मैं तब तक बनाता जाऊंगा ना जब तक वो 7-7 नहीं हो जाते दोनों। समझ रहे हो? मेरे को तो फायदा ही है हर समोसा बेचने में। तो जैसे ही मेरा एमआर हुआ और मेरे को पता है नेक्स्ट यूनिट में मेरी कॉस्ट ज्यादा आने वाली है मेरे रेवेन्यू से ज्यादा, तो मैं वहां पे बंद कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हो जाएगा। यस, ठीक है। ये सब जो भी लिखा हुआ ना, ये सारा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको कुछ ऐसा टेंशन नहीं कि आपका कुछ मिस हो रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपका कुछ ऐसा लगता भी है तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रीड कर सकते हो आराम से। ठीक है, मिस लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, फिर आ जाता है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ गई। अब एक चीज सुनो, हमने यहाँ पे जस्ट अभी पढ़ा, ये फर्म का एमआर कर्व है जिसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, जहां पे फर्म का एमसी कर्व उससे टच हो रहा है, फर्म उतनी क्वांटिटी दे रही है, तो इसका मतलब फर्म का ये सप्लाई कर्व नहीं हुआ कि जहां पे उसकी डिमांड और सप्लाई मैच हो गई उतनी ही क्वांटिटी दे रही है। अगर नीचे मैच हो जाए अगर प्राइस यहाँ पे, तो ये उसका एक वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इतनी क्वांटिटी दी, तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच हो रही है उतनी ही देगी। समझ गए मेरा लॉजिक, कि डिमांड कर्व तो एक हॉरिजॉन्टल है ही है, जितनी मेरी कॉस्ट पड़ रही है जहां पे वो मैच होती है मैं उतनी क्वांटिटी देने को तैयार हूं, तो इसका मतलब मेरी एमसी का भी तो सप्लाई का है। तो ये याद रखना है, क्या क्या याद रखना है सर, की ये देखो, इधर इधर देखो, इस वाले में देखो। ठीक है, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एमसी कर्व ऑफ अ फर्म इज इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि ये डिपेक्ट करती है फर्म का सप्लाई कर्व। क्यों, ये देखो, ये वाला डायग्राम, ये मेरा प्राइस है मान लो। ठीक है, अब ये मेरा एमसी कर्व है, ये जहां जहां टच कर रहा है, क्योंकि मेरा यही तो डिमांड का भी तो मेरा एमआर कर्व है, तो जहां जहां पे वो मेरा एमआर इक्वल टू एमसी और एमसी राइजिंग आ रहा है, मैं उतनी ही तो क्वांटिटी बनाने वाला हूँ। तो एक हिसाब से ये मेरा एज गुड एज सप्लाई कर्व नहीं हो गया, क्योंकि जितनी मेरी डिमांड मैच हो रही है उतनी मैं सप्लाई कर दे रहा हूँ। समझ रहे हो? जैसे हमारा एमआर कर्व डिमांड कर्व कैसे हुआ, वो तो चलो अलग चीज होगी कि ठीक है हॉरिजॉन्टल है क्योंकि हमारा प्राइस हम टेक कर है। यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है कि सर जितनी मेरी एमसी कर्व जहां जहां मेरी एमआर कर्व से वो इक्वल होती है, वहां वहां मैं उतनी सप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरा सप्लाई का भी एमसी कर्व है, कि जितनी मेरी एमआर इक्वल टू एमसी जहां जहां हुई मैं उतनी उतनी सप्लाई कर दूंगा। तो मेरी ऐसे समझ लो मेरी सप्लाई किसके अकॉर्डिंग चल रही है, एमसी कर्व के अकॉर्डिंग, कि एमसी कर्व मेरा जहां जहां मैच होता है वहां में। सप्लाई कर्व अपने में एमसी कर्व नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई कर्व इज एज गुड एज एमसी कर्व। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो होती है वो तुम अपनी एमसी के हिसाब से कर रहे हो, कि जहां जहां मेरी एमसी एमआर की टच हो रही है वहां वहां पे मैं सप्लाई कर दूंगा। समझ आ गई बात? ये देखो सिमिलर बनाया हुआ, कहते हैं ये एमसी कर्व को हम एज इट इज इधर उठा लें तो सप्लाई कर्व जैसा लगता है, क्योंकि जहां जहां वो मेरा मैच होता है उतनी उतनी मैं सप्लाई करता रहूंगा। यस, अब ये एवीसी कर्व भी बना हुआ है। एवीसी कर्व, एवीसी कर्व कौन सा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने चैप्टर 4 के यूनिट 2 के एंड में एक और बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या, शट डाउन पॉइंट। व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? वेरी गुड, अगर हमारा प्राइस ए आर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो हम प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, शट डाउन करना बेटर है। टेम्पररी शट डाउन होगा, जब मेरा प्राइस वापस ऊपर आएगा मैं वापस प्रोडक्शन रिस्टोर कर लूंगा। ऑफ कोर्स, मतलब टी आर इज इक्वल टू टीवीसी, या इन दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो ए आर इज इक्वल टू एवीसी इज व्हाट इज माई शट डाउन पॉइंट। यहाँ पे ये देखो एबीसी कर्व है। ठीक है, और ये ना मेरा ए आर कर्व, यही तो प्राइस कर्व होता है, प्राइस ही तो ए आर कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो मेरा ए आर इज इक्वल टू एबीसी यहाँ पे, तो ये मेरा शट डाउन पॉइंट है। क्या फर्म इसके नीचे, इसके नीचे के प्राइस पे कभी प्रोडक्शन करेगी? नहीं करेगी सर। उसके नीचे तो उसका शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या होता है, सोचो तुम ऐसा प्राइस बेच रहे हो, तुम्हें कोई चीज बना, मतलब तुम कोई चीज बना रहे हो, उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगी तुम्हारे 10 रुपए और तुम वो चीज बेची 8 रुपए में रहे हो, तो तुम उतने पे बेच रहे हो जितने तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर होगी, उस प्रोडक्ट को बनाने में काइंड ऑफ तुम्हारी जो कॉस्ट लगी वो भी नहीं कवर हो रही, तो क्या ही बेचोगे तुम, तो इसलिए मत बेचो ऐसा। ठीक है, ठीक है, यस, ये सेल्फ रीड करो जल्दी से। मैं तुम्हें याद करा दूं बेस्ट बात क्या है,
ये सीख लो। बेस्ट बात क्या है, एमसीक्यू पेपर है। ये हमारी क्लास का एक तकिया कलाम है, क्योंकि हम ना कभी कभार ना थ्योरी पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि हमारा पेपर तो एमसीक्यू है। तो इसका मतलब क्या है अभी मेरे बताने का, पेपर में क्या ये आएगा क्या, व्हाट इज द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, कि तुम बैठ के लिख रहे हो पूरा वो सप्लाई कर्व होती है, नहीं 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 नहीं। पेपर में क्या आएगा, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज नथिंग बट, फिर ऑप्शन आएंगे एम आर कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एक और कोई कर्व, और फिर आपको चूज करना सप्लाई कर्व। तो अगर आपको ये समझ आएगी चीज, समझ के साथ साथ आपको रटनी भी पड़ेंगी, ये याद रखना, रिटेन भी करना जरूरी है, सिर्फ समझ आना काफी नहीं है, रिटेन भी करना जरूरी है। तो आपको ये चीज ऐसे रिटेन करके जानी। फिर जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये जैसे हमने फीचर्स पढ़े, ठीक है, ये पढ़ा था, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, पेपर में ऐसे ही रहता है, इन विच टाइप ऑफ मार्केट द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, ऐसे ही आएगा। आपको क्या लगता है आपके 100 में से 80 मार्क्स इतने आराम से कैसे आने वाले हैं, ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका थोड़ा दिमाग घुमाएंगे, तभी इससे पूछो कभी इसके 80 से नीचे नहीं गए, लेकिन 86 87 से ऊपर भी नहीं गए, तो फिर वो हमेशा ऐसे ही रहता है 80 से 86। क्यों, क्योंकि 80 मार्क्स के तो तुम्हें पता है ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे कि विच टाइप ऑफ मार्केट हैज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ये लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको याद नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका कुछ खास लॉजिक नहीं आपके मन में बैठा हुआ, लेकिन रिटेन भी तो करना है हर चीज, सिर्फ ऐसे नहीं कि मेरे को सर इसका पूरा बैठ के लॉजिक एक्सप्लेन करो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि यार हमने अब पढ़ी है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस में होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, हमने ये पेपर के एक दिन पहले पढ़ लिया, याद हो गया, पेपर में गए हमने सीधे जाके लो ट्रांजैक्शन और टिक कर दिया, उसके बाद इंटर में गए इकोनॉमिक्स तुम्हारे कभी आने नहीं वाली जीवन में काम है, तो इसलिए भूल जाओगे तुम। तो इसलिए हमें बस पेपर क्लियर करने तक मतलब है, तो वो चीजें हमें पढ़ के जानी है। यस, ठीक है, कहा था मैं यहाँ पे, शॉर्ट रन सप्लाई का हो गया, यस। अब हम पढ़ेंगे सर ये जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली फॉर्म है, क्या ये प्रॉफिट कमा सकती है, पहले हम शॉर्ट रन में बताएंगे। शॉर्ट रन में क्या प्रॉफिट कमा सकती है, यस, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी, और लॉसेस भी। ये फिर हमने फिर वही बात आ जाती है, हमने जो चैप्टर 3 का यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं, और हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि एक जो कॉम्पिटिटिव फर्म है क्या वो लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स कमा सकती है, तो मैंने बता दिया कि सर कॉस्ट वाली चीजें हमने चैप्टर 3 की यूनिट 2 में पढ़ी हुई हैं। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ कि जो तुम्हारी होती है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये जिसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं, अगर एटीसी को कंपेयर करना है एआर के साथ तो एवरेज टोटल कॉस्ट कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करना है हमें टीआर के साथ तो टीसी कंपेयर करेंगे, किसके लिए, प्रॉफिट्स कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि टीआर माइनस टीसी इज इक्वल टू प्रॉफिट्स, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, ये तो शुरू से बच्चे बच्चे को पता है। अब ये जो टीसी में बोलता हूँ टोटल कॉस्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है जो फर्म ने खर्चा एक्सप्लिसिटली करा है, अकाउंटिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है जिसको हम बोलते हैं कि जो तुम्हारा एंटरप्रेन्योर था उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट बोलता हूँ मैं, टोटल कॉस्ट में हम मानते हैं कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में, कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लैंड है उसके लिए रेंट पे करें, लेबर को वेजेस पे करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी इंक्लूडेड है, और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जो फैक्टर लगा है उसको हमने उसका प्रॉफिट दिया। तो ये चारों चीजें जब इंक्लूडेड होती है, एक नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है किसमें, टोटल कॉस्ट में, तभी अगर मैं बोलूं टी आर माइनस टी सी इज इक्वल टू जीरो, तब इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। ये हमने चैप्टर 3 की यूनिट 2 में अच्छे से कवर करा हुआ है। तो अभी हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तो ये परसेंटेज आपको करनी है, ये एग्जांपल आपको करनी है सेल्फ रीड, ठीक है, आराम से कर लेना, ठीक है, आप पॉज करके कर लो जल्दी से। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो कॉम्पिटेटिव फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली, क्या सर ये शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमा सकती है, हाँ ये तीनों कमा सकती है। ये हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाए, हो सकता है नॉर्मल भी कमाए, हो सकता है वो भी कमाए। अच्छा, इसका जो डायग्राम, जो मेन वाला डायग्राम है कि सर ये होती है, ये एम आर कर्व होती है, यही ए आर कर्व है, यही डिमांड कर्व है, ये सेम बनेगा, एमसी कर्व भी सेम बनेगी। बस एक चीज बताओ, मैंने अभी क्या बोला कि अगर मेरे को प्रॉफिट्स देखने हैं तो मैं क्या से क्या माइनस करूंगा, टी आर माइनस टी सी, इनको जरा क्वांटिटी से डिवाइड करो, तो क्या से ए आर और एटीसी, ए आर माइनस एटीसी। अब मेरे पास ए आर है, अगर मेरा एटीसी यहाँ पे है, उधर देख रहे हो, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, वैसे तो वहां पे बना हुआ है, चल मैं फिर भी बना के दिखा रहा हूँ।
कि ये वाला डायग्राम तो मेरा बनेगा ही बनेगा। क्या कि सर ये मेरी है ए आर कर्व, इसको मैं बोलूंगा ए आर, यही मेरी एम आर, यही मेरी डिमांड कर्व। मेरा एम सी कर्व भी बनना ही बनना है, ठीक है। अच्छा हमें ये भी पता है एम सी कर्व जो है वो ए सी कर्व को कहाँ से कट करता है, मिनिमम से, बिलो से, मिनिमम से। अब बहुत सिंपल चलेगा सर, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन इनफैक्ट, या तो मेरा एटीसी कर्व यहां बनेगा, एसी कर्व। अब इसमें क्या हो रहा है, एसी इज मोर देन ए आर, तो मेरी कॉस्ट ज्यादा है, तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, लॉसेस। ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, लॉसेस। ऑप्शन नंबर वन। अब बनाते हैं हम ऑप्शन नंबर टू। मेरा एसी कर्व यहाँ पे बन रहा है, थोड़ा इसको उठा के ऐसे कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अब मेरा एसी कर्व यहाँ पे बन रहा है। अब क्या हो रहा है, ए आर इज इक्वल टू एटीसी, तो यहाँ पे मैं क्या कमा रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। सॉर्टेड। फिर अब दूसरे पे चलते हैं। मेरा एसी कर्व ऐसे बन रहा है, यहाँ पे मैं क्या कमाऊंगा, सुपर नॉर्मल हर्ट्ज की, क्योंकि मेरा ए आर इज मोर देन एसी, और एसी में सब कुछ आ गया, ठीक है। एसी में तुम्हारा सारे नॉर्मल वाले तो आने थे, वो तो आ ही गए, तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट तो ऊपर ही हो जाने थे, लेकिन और अगर एसी कर्व नीचे तो मेरा क्या आ जाएगा, सुपर नॉर्मल। अब हम देखते हैं बुक में से। सर मेरा ये पहला केस बनता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का। कैसे बन रहा है, मेरी अगर एटीसी कर्व जो है वो नीचे, यस, दिख रहा है, क्लियर है, समझ आ रहा है जैसे मैंने अभी बताया, सॉर्टेड। और यही सारा कुछ यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा सा लिख रखा है कि देखो जी प्रॉफिट क्या होता है, टी आर माइनस टी सी होता है, टोटल प्रॉफिट कैसे आता है, ये एबीपी एबीईपी एरिया आता है, क्योंकि मैं पी बाय क्यू जो प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये मेरा टी आर है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, माइनस मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, जब मेरी एटीसी कर्व यहाँ पे टच कर रही है, इस क्वांटिटी में मेरी एटीसी कर्व ये आ रही है, तो ये वाला एरिया ए बी ओ क्यू विल बी माई कॉस्ट। तो ये बड़े वाले स्क्वायर में से जब मैं ये छोटे वाला स्क्वायर माइनस करूंगा तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल ही तो बचेगा, तो यही मेरा क्या है, प्रॉफिट। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रॉफिट क्या होता है पर यूनिट, ये वो ऐसा ऐसा, ठीक है। और दोनों लिखा हुआ है कि फर्म्स प्रॉफिट पर यूनिट मतलब क्वांटिटी से डिवाइड करती है, तो क्वांटिटी से डिवाइड करके क्या आएगा, ए आर माइनस एटीसी, क्या आएगा, ईबी, ईबी ये वाला, सिर्फ ये वाला, मतलब ये मेरी पूरी ए आर माइनस मेरी एटीसी जो कॉस्ट पड़ी है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ईबी क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट। सॉर्टेड। यही सब कुछ लिखा हुआ है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स कब बनेंगे, जब एटीसी कब मेरी थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। ये भी मैंने बता दिया था एज इट इज, सही बना हुआ सेम जो भी हमने डिस्कस करा, यस, ये भी समझ आ गया। फिर लॉसेस, ये भी समझ आ गया, तीनों समझ आ गया। बस ये तीनों ही केसेस है तुम्हारे जो तुम्हें समझने थे कि सर शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म सुपर नॉर्मल भी करा सकती है, नॉर्मल भी कमा सकती है, लॉसेस भी कमा सकती है। समझ आ गई बात। ये इलस्ट्रेशन है जो हमने क्लास में ऑफकोर्स पूरे डिटेल से पढ़ी थी। तो आप लोग क्या करो, एक बार स्क्रीन को करो पॉज, और ये चारों क्वेश्चन पढ़ो बेस्ड ऑन दिस डाटा। ये डाटा भी मैंने खुद फिल करा है, खुद कैसे फिल करा था सर वो भी हमें सिखा दो ना, फिर जल्दी से चलो सिखा देते हैं फटाफट। इसी बहाने तुम्हारा कॉस्ट वाला थोड़ा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि सर मेरे को ये जीरो क्वांटिटी पे ये कॉस्ट दी हुई है, तो मेरे को पता है अगर जीरो क्वांटिटी पे ये कॉस्ट पड़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं है, कौन सी होगी, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट 100 आ गई, 100 मैंने सब में लिख दिए क्योंकि फिक्स तो सेम रहेगी। फिर क्योंकि ये 100 है तो नेक्स्ट यूनिट पे जब 100 मैं निकाल दूंगा टोटल कॉस्ट में से, तो मेरी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही हर में से 300 माइनस 100 200, 400 माइनस 100 300, माइनस माइनस करता जाऊंगा, वेरिएबल आ गई। अब इन तीनों को बारी बारी जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, इसको क्वांटिटी से डिवाइड करने से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी इसको क्वांटिटी से डिवाइड करने से, मार्जिनल कॉस्ट आती है डिवाइड करने से नहीं, मार्जिनल कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट में डिफरेंस। 100 माइनस डैश तो डैश, 200 माइनस 100 110, 300 माइनस 210 90, 400 माइनस 300 100, ऐसे ऐसे करता जाऊंगा ऐसे। फिर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीसी वन इन, चेंज इन टीसी हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ये देखो चेंज इन टीसी निकाला। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10 10, तो इसी को अगर मैं 10 10 से डिवाइड करता रहूं हो रहा है, सॉर्टेड। हाँ लेकिन एक को मैंने सिर्फ चेंज इन टीसी लिखा है ना, मतलब एक मैंने सिर्फ चेंज इन टीसी निकाला है पहले, वो भी तो मार्जिनल कॉस्ट ही होती है।
टीसी माइनस एन माइनस वन, याद है टीसी एन माइनस वन, कि एक पिछले यूनिट की टीसी ना निकाल। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये भी मैंने वैसे उसमें रिवीजन वीडियो में बता दिया है, जो यूनिट 1 एंड 2 की है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब तुम्हारी क्वांटिटी में एक से ज्यादा का गैप है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वांटिटी भी लेनी है। पेपर में तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, वैसे तो मैंने उस यूनिट में वो मैंने वीडियो में करा रखा है यूनिट 1 एंड 2 की, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। तो ये तुम्हारे आंसर्स बनते हैं जो तुम्हारे ऊपर वाले क्वेश्चन थे। ये वाले क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे और उसको इस डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हारे बहुत सिंपल सिंपल आंसर बनते हैं, तुम्हारे समझ आ जाएंगे। अगर नहीं भी समझे तो पहले एक बार घर पे जाके खुद ट्राई करना, फिर कोई डाउट आया तो पूछ लेना। और आप लोग भी कहीं कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछो। यस, चलो। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। अब हमने शॉर्ट रन तो पढ़ लिया, शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी, नॉर्मल भी, लॉसेस भी, सब कुछ। लॉन्ग रन में रट लो, लॉन्ग रन में इधर इधर मेरी तरफ, लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, सुपर नॉर्मल नहीं कमा सकती, लॉसेस नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? क्यों इज द क्वेश्चन सर। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क है? लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल है, फर्म आराम से आ भी सकती, जा भी सकती। शॉर्ट रन में तो देखो एंट्री एग्जिट नहीं होती ना नॉर्मली। शॉर्ट रन क्या होता है कि एक फर्म ने, किसी ने स्टार्ट करा, अभी एक महीने के थोड़ी अंदर बिजनेस बंद करके निकल जाएंगे, तो उसके में ऐसे होता है कि स्टार्ट करा, अभी थोड़ा टाइम लोगे, तो हम शॉर्ट रन में नॉर्मली एग्जिट करते नहीं है लोग, एंट्री भी नहीं होती नॉर्मल शॉर्ट रन में ना, शॉर्ट रन इतना शॉर्ट पीरियड गिना जाता है। अब लॉन्ग रन में पीरियड क्या है कि तुम्हारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तुम अपना प्लान साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो, तुम वेरिएबल फैक्टर्स भी कम ज्यादा कर सकते हो, तुम एंट्री एग्जिट भी कर सकते हो। मान लो एक फर्म जो है वो शॉर्ट रन में कमा रही है क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इससे होगा क्या, अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसीलिए क्या होगा, जब एक फर्म को बाकी फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता देखेंगी तो वो एंट्री करेंगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ती तो क्या होगा, अरे प्राइस कम हो जाएगा ना, सप्लाई बढ़ने पे प्राइस कम होता है ना, आपने पढ़ा तो था अभी वो चैप्टर 4 का जो यूनिट 2 है उसमें ये जो लिखा हुआ है डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है, वो सब इसीलिए तो है कि सप्लाई बढ़ गई, फॉर्म ज्यादा आ गई, सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, प्राइस गिरता है। तो जब प्राइस, ये वाला जो प्राइस है, ये वाला प्राइस ये ऊपर है, तभी तो यहाँ पे प्रॉफिट है। जब ये नीचे आ जाएगा तो ये भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट्स। यस, प्राइस भी तुम्हारा एटीसी के बराबर आ जाएगा, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। अच्छा उल्टा ले लो, फर्म जो है वो क्या कर रही है, लॉसेस कर रही है, तो कुछ फर्म्स क्या कर जाएंगी, एग्जिट एग्जिट करी जाएंगी, तो सप्लाई कम होने पे क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई पे क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, इनवर्स रिलेशन है ना, डिक्रीज इन सप्लाई पे प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ेगा तो ये वाला जो प्राइस जो यहाँ पे गिरा हुआ है ये ऊपर उठ के यहाँ जाएगा एटीसी के लोएस्ट पे। इसलिए लॉन्ग रन में अगर तुम सुपर नॉर्मल कमा रहे हो शॉर्ट रन में तो फर्म्स आ जाएंगी, तुम्हारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। लॉसेस कर रहे हो, कुछ फर्म्स चली जाएंगी, तुम्हारे लॉसेस कम हो जाएंगे, तो तुम अल्टीमेटली लॉन्ग रन में क्या कमाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। यस, यही जो मैंने अभी समझाया ना, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फर्म है जी, है ना, उसकी ये देखो ये कॉस्ट कर्व है उसका, एसी कर्व जो है उसका वो प्राइस से नीचे है, तो यहाँ पे फर्म क्या कमा रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर क्या होगा, एंट्री होगी, लोगों की एंट्री होगी, तो लॉन्ग रन में वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, लॉन्ग रन में यहाँ पे आ रही तो प्राइस नीचे गिर गया, नीचे गिरेगा तो प्राइस जो है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इसके कर्व के बराबर आ गया, किसके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। अब वही बात आ जाती है, कुछ चीजें जो पेपर में रट के जानी, रिटेन करनी, क्या, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, इसमें तुम ध्यान से देखो, एसएमसी इज इक्वल टू एसएससी इज इक्वल टू एलएसी इज इक्वल टू एलएमसी इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर, सब इक्वल हो गए यहाँ पे, सब इक्वल हो जाते हैं लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम पॉइंट में। तो तुम्हें ये वाली चीज रटनी है, कौन सी वाली, ये वाली, सब 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 कुछ धुंधलाए सारे यहाँ जुड़ गए, एक हो गए। एकता में विश्वास रखना है, कौन सी एकता में, कपूर में नहीं, एकता में सब यहाँ पे इक्वल हो गए। यस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये पूरा जो मैंने भी समझाया ना कि फॉर्म एंटर हो जाएंगी, वो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप आराम से अपने एंड पे पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ऐसा ऐसा, ठीक है। वही है देखो कि फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रोडक्ट कमा रही हैं, फिर क्या होगा, सेम टाइम में न्यू फर्म्स एंटरिंग हो जाएंगी इंडस्ट्री में,
प्रॉफिट एक्सेस, जो एक्सेस प्रॉफिट देके अट्रैक्ट होके आई होंगी, फिर वो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड क्योंकि बढ़ गई है तो सप्लाई का राइट को शिफ्ट होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल, अंटिल इट रीचेस OP1, मतलब वो OP1 नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, फिर यहाँ पे आके वो तुम्हारा AC कर्व के मिनिमम पे टच होगा, तो तुम लॉन्ग रन में क्या कमाओगे, ऐसा नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ गए? और ये याद रखनी कि सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, कि एक फर्म जो पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही थी, फिर वो धीरे धीरे और लोग आगे मार्केट में तो वो नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने लग गए। किसका, ये फर्म का ये वाला कर्व क्यों बना, क्योंकि इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ गई थी, क्योंकि नए लोग आ चुके थे। समझ आ गई ये बात, गेम समझ आ चुकी। अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री में क्या कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है? नहीं, इंडस्ट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई निकल के आती है उसी पे जो प्राइस सेट होता है, उसी पे तुम्हारे सब कुछ यहाँ पे सारे लोग इक्वल हो जाते हैं, SMC LMC SSC LAC सब इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी है ही नहीं है कि न्यू फर्म आई ये वो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑल फर्म्स इंडस्ट्री आर इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑल फर्म्स आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमाइज ही प्रॉफिट कब होता है, जब MR इक्वल टू MC और MC राइजिंग होती है, और वो लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी, लॉसेस भी और नॉर्मल भी, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आ गई बात? ठीक है, फिर ये सब रीड करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, जो मैंने अभी बोला सब कुछ सेम है, लेकिन ऑफ कोर्स रीड करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट अच्छे हैं, जैसे कि आउटपुट जो प्रोड्यूस होती है वो मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे होती है। ये फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोनोपोली है और जो मोनोपोलिस्टिक है, उसमें जहां पे तुम्हारा MR इक्वल टू MC और MC इज राइजिंग निकल के आएगा ना, वो तुम्हारे एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम से थोड़ा पहले होगा। मिनिमम से पहले होगा, इसका मतलब फर्म अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे नहीं प्रोड्यूस कर रही है, कम पे प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फर्म अपने मिनिमम पे प्रोड्यूस कर रही है। समझ रहे हो? SSC कर्व के लोएस्ट पे प्रोड्यूस कर रही है। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ कि जब तुम MR इक्वल टू MC पढ़ोगे ना, इसमें इसमें ये देखो, ये देखो, जब तुम कंडीशन पढ़ रहे हो तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो तो आगे है, जो तुम्हारे इक्विलिब्रियम में निकल के आ जाएगा वो तो पहले ही निकल के आ जाएगा। तो फर्म अपने लोएस्ट आउटपुट पे नहीं प्रोड्यूस कर रही, मतलब लोएस्ट कॉस्ट पे नहीं प्रोड्यूस कर रही, जो उसकी लोएस्ट कॉस्ट बनती है। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही? क्योंकि सर आगे जो कॉस्ट तो लोएस्ट हो जाएगी, लेकिन उसको देखो, वो चलो आगे की चीजें मैं बता ही देता हूँ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हमने पढ़ा फर्म प्राइस टेक करे, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या है, मतलब कंट्रोल है उसका प्राइस पे। देखो मोनोपोली में तो प्राइस मेकर और मोनोपोलिस्टिक में उसका कंट्रोल है। अब कंट्रोल का क्या मतलब है कि सर अगर उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब है, इसका मतलब अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, है ना। अब ये उसका ऑप्टिमम क्वांटिटी आ गया, क्यों? क्योंकि MR इज इक्वल टू MC, ये रहा इसका MR, ये रहा MR ये वाला, और MC ये रहा, है ना, और MR इक्वल टू MC यहाँ पे आ रहा है, MC का प्राइसिंग, इसलिए ये वाली क्वांटिटी उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली होगी। अब सर वो बोला कि सर देखो ATC कब, तो यहाँ पे तो इसके लोएस्ट पे यहाँ पे बनानी चाहिए। अब यहाँ पे बनाने के लिए कहाँ पे उसका देखो इक्विलिब्रियम पे उसका AR जो है वो ये सेट हुआ था, ये वाला AR ये वाला सेट हुआ था। कहाँ पे अगर उसको एक्स्ट्रा बेचनी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। अब अगर लेकिन वो प्राइस कम करने जाएगी, उसको कॉस्ट तो देखो कम पड़ गई एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने पे, लेकिन उसका जो AR कब है वो तो ATC से नीचे, और AR ATC से नीचे होगा तो क्या हो जाएंगे, लॉसेस, इसलिए वो और नहीं बनाएगी। अब मैं ये क्यों बताने गया हूं, अभी हम पढ़ेंगे ये सारा, मैं अभी सिर्फ आगे बताने गया था क्यों, क्योंकि ये फीचर जो हमने किसका पढ़ा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि MCQ पेपर में क्या आएगा, in which equilibrium the firm is producing at its lowest, in which type of market the firm is producing at its lowest feasible cost। समझ आ गई गेम? तुम्हें कंसेप्ट के साथ साथ ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं पूरी जो रिवीजन करा रहा हूं ना, मैं पूरा ही मॉड्यूल कवर करा रहा हूं दोबारा से। मैं इसमें पॉइंट्स वो नहीं कर रहा, जितने जितने मैंने पैरा स्किप करे वो सारे मैंने समझाए हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप सेल्फ रीड करोगे समझ आ जाओगे। ये जो ऐसे वाले पॉइंट्स हैं, ये जैसे अभी नहीं ऊपर कवर हुए या कवर हो भी गए तो, लेकिन एक्सप्लिसिटली मैंने बोल के नहीं बताया कि यहाँ पे तुम्हें दिख तो रहा है कि SSC अपने लोएस्ट पे, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि यार ये लिखा हुआ है कि आउटपुट अपने लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब क्या है। चाहे तुम्हें डायग्राम याद भी रह जाएगा कि इसका SSC ऐसे है, लेकिन जो उसमें मोनोपोली में जो MR कर्व के साथ ऐसे टच होता है, वो AR कर्व उसका AC का लोएस्ट पॉइंट आगे, तुम्हें याद भी होगा डायग्राम, लेकिन तुम्हें पेपर में क्लिक नहीं करेगा कि लोएस्ट फिजिबल कॉस्ट किस पे बनती है, तो किस पे बनती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में।
यस, और ऐसे ही तुम्हें ये सारे पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। और लॉन्ग रन में बेसिकली सारे इक्वल हो जाते हैं, लॉन्ग रन वाले सारे कर्व्स भी, LAR, LMR, LMC, AC, और शॉर्ट रन वाले भी सारे इक्वल हो जाते हैं। सॉर्टेड, यस। अब हम आगे जी मोनोपोली के ऊपर। मोनोपोली, या या मोनोपोली की फीचर्स बताओ बिना देखे। सिंगल सेलर, वेरी गुड, और प्राइस मेकर, वेरी गुड, और बैरियर्स टू एंट्री, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्यों? नहीं, ये तो आप बोल रहे हो कि फीचर है इसलिए मोनोपोली है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम जब प्राइस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में अभी पढ़ा कि क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है, तो इसलिए फर्म लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम सुपर नॉर्मल कमा रहे थे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, अगर तुम नॉर्मल कमा रहे थे तो लोग रहेंगे, अगर तुम लॉसेस कमा रहे थे तो लोग, सॉरी, सुपर नॉर्मल कमा रहे थे तो लोग आ जाएंगे, लॉसेस कर रहे थे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। क्यों है? क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन मोनोपोली में क्या है? बैरियर्स टू एंट्री, आ ही नहीं सकते नॉर्मल लोग। तो अगर एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है तो लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएगा। और मोनोपोली में तो क्या माना जाता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉर्मल कमा रहा होगा, वो अपना प्लांट साइज उस लेवल पे एडजस्ट करेगा कि वो उसकी कॉस्ट और कम हो जाए, और उसका AR कर्व तो वो वैसे ही उसके हाथ में, मतलब प्राइस तो उसके हाथ में, तो AR कर्व उसके हाथ में, और ज्यादा प्रोडक्शन करने से उसका ATC मिनिमम हो जाएगा, तो उसका वो क्या कमाएगा? AR माइनस ATC पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगा। अच्छा, और फीचर क्या है? मार्केट पावर, तो उसका पूरा प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। फिर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब भाई वो सिंगल सेलर है, वो प्रोडक्ट सिर्फ वही बेचता है, तो और कोई बेच ही नहीं रहा। तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हाँ, 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 इन इलास्टिक होता है सही, लेकिन हाईली इन इलास्टिक कैसे? लो, ऐसा कुछ मैं बताता हूँ। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैसे बनता है? अगर किसी के हाई सब्सटीट्यूट्स हैं, अगर कोई क्लोजर सब्सटीट्यूट्स हैं, तो उसकी क्रॉस प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी 1 और ग्रेटर देन 1 ऐसे हो जाती है, मतलब हाईली इलास्टिक हो जाते हैं वो। अगर उसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब उसका क्लोज सब्सटीट्यूट के नहीं है, तो उसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी 0 और वेरी स्मॉल हो जाती है, 0.01 ऐसा ऐसा कुछ हो जाती है। और मोनोपोली में फिर क्या रहेगी? 1, 0 और वेरी स्मॉल। ये रट्टा मार लो, ये देखो, तभी मैंने रेड कर रखा है यहाँ पे। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कर्व इज 0 और वेरी स्मॉल। कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ेगी, कुछ चीजें पेपर में एज इट इज कैरी करके जानी है, चाहे तुम्हें उसका मौके पे लॉजिक याद है कि नहीं याद, परवाह नहीं। ये याद है ना कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मोनोपोलिस्टिक में 0 और वेरी स्मॉल है, बस। ऐसे जैसे मैंने ऊपर बोला था कि ये याद है ना कि लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, बस यही याद है ना कि लॉन्ग रन में वो अपनी फिजिबल कॉस्ट पे, मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली और बाकी मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो रहा है। तो ये चीजें बस ऐसे याद रख गई तो बस बहुत है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया कि हमें फीचर्स एज इट इज पता होने चाहिए, कुछ फीचर्स जो हमें याद रख के जाने हैं पेपर में। अब मोनोपोलिस्ट का रिवेन्यू कर्व बनाते हैं। सर AR कर्व, उसका डिमांड कर्व जो होता है, AR कर्व, डिमांड कर्व और AR कर्व होता है, ये तो पता ही है। ठीक है। अच्छा, MC कर्व क्या सप्लाई कर्व होगा इसका? ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसका जो MR कर्व है, ये याद रखने वाली चीज है। मोनोपोलिस्ट का MR कर्व बिल्कुल सेंटर में से जाता है। किसके सेंटर में से? मतलब वो यहां पे कट करेगा जहां से ये और ये इक्वल है, ये वाला एरिया O से लेके MR और MR से लेके D तक इक्वल है। इसको हम क्या बोलते हैं कि जो MR कर्व का स्लोप है, इट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR कर्व। ट्वाइस द स्लोप। सर ट्वाइस क्यों? यहाँ पे तो उल्टा हाफ कर रहा है ना ऐसा। ट्वाइस इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब लैंग्वेज होती है ना, तो इसको हम उल्टा बोलते हैं कि स्लोप और ज्यादा है। आप सिंपल स्लोप को आप सिंपल बताओ, स्लोप को हिंदी में बोलना तो मैं क्या बोलूंगा? चढ़ाई। किसी चीज की चढ़ाई दुगनी कब लगेगी, ज्यादा कब लगेगी?
अगर किसी की खड़ी चढ़ाई है तो मेरे को ज्यादा टफ लगेगी ना, तो मैं बोलूंगा यार इसकी तो दुगनी चढ़ाई है। अगर कोई फ्लैट चढ़ाई है तो मैं बोलूंगा ये तो इजी चढ़ाई है। अगर कोई और तीखी स्लोप है तो मैं बोलूंगा अरे यार तो दुगनी चढ़ाई है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्वाइस द स्लोप की और दुगनी है। द स्लोप ऑफ द एमर कर्व इज ट्वाइस डेट ऑफ एयर कर्व। ये मैंने बोल्ड क्यों चीजें करी हुई हैं, क्योंकि पेपर में उठ के एज इट इज आता है। एंड in a monopolist market the slope of hammer curve is dash, बस डैश, फिर वो ऑप्शन नहीं होंगे ट्वाइस ऑफ एयर कर्व, लेस देन एयर कर्व, इक्वल टू एयर कर्व, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एम आर इक्वल टू एयर भी आपने पढ़ा हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और यहाँ पे स्लोप क्या है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ एयर। तो ऐसी चीजें आपको रट के जानी पड़ेंगी एज इट इज। ये एग्जांपल दे रखी है मैंने, आप सेल्फ रीड कर सकते हो कि सर एयर तो प्राइस होता ही है कि प्राइस अगर मैं आधा आधा रुपया गिरा रहा हूं, ध्यान से देखो आधा आधा रुपया गिरा रहा हूं तो ये एक एक रुपया गिर रहा है। देखो एक बार, दिख गया? इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस द स्लोप। कि अगर वो आधा गिर रहा है तो एक गिर रहा है, अगर अगर मैं इसको एक गिराऊं ना अभी वो दो गिर जाएगा। यू कैन चेक इट योर सेल्फ, करवाऊं चेक? समझ आ गया ना? बस वैसे ही ठीक। ये वाली चीजें पढ़ लो जल्दी से, तीन चीजें फटाफट। अगर तुम्हारा डिमांड लीनियर होगा यानी तुम्हारा ए आर कर्व लीनियर है, तो ए आर मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो एम आर भी स्ट्रेट लाइन होगा और ट्वाइस द स्लोप मतलब स्टीपर होगा और खड़ी चढ़ाई होगी। और एन एम आर अपीयर्स टू फॉल एट द डबल रेट। याद है ना? अभी अभी पढ़ा है, आधा तो एक ऐसा ऐसा। ठीक है। अच्छा, एम आर कर्व सॉरी मोनोप्लिस्ट का ए आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, मैंने बताया था अभी क्यों होता है। वेरी गुड, आपको क्यों नहीं क्लिक कर रहा? कहाँ खो गए हो? अगर उसको, क्योंकि उसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल है, तो अगर लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर उसको और बेचना है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो टेबल बना हुआ इसमें भी तो यही हो रहा है कि वो अपना प्राइस कम कर रहा है ताकि वो और क्वांटिटी बेच सके। आधा आधा रुपये कम कर रहा है ताकि हर एडिशनल यूनिट बेच सके। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है बताओ? एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कर्व, एम सी कर्व शुड बी राइजिंग अपवर्ड स्लोप। ठीक है। ठीक। तो जो एसी और एमसी कर्व्स हैं, बेसिकली जो कॉस्ट कर्व्स हैं, वो सिमिलर बनते हैं परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोली में भी। ठीक है, मतलब ऐसे ही बनेगा, उधर भी ऐसे ही बन रहा था ना, और उसमें भी ऐसे ही था कि एसी कर्व ऐसे कुछ कट कर रहा है, अगर वो ए आर कर्व से ऊपर कट कर रहा है तो क्या है, लॉसेस। अगर वो ए आर कर्व को टेंजेंट करके कट कर रहा है तो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि ए आर इजिकल टू एटीसी हो गया ना। और अगर वो यहाँ पे नीचे है तो क्या हो जाएंगे, पिराफिट। समझ आती? प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली फॉर्म में, मोनोपोली मार्केट में तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब फर्म ही इंडस्ट्री है, क्योंकि एक ही तो सेलर है, वही बंदा फर्म है और वही तो इंडस्ट्री है पूरी। तो उसी का जो प्रॉफिट्स होंगे वही इंडस्ट्री के प्रॉफिट होंगे, जो फर्म के प्रॉफिट होंगे। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल सिंपल। डिमांड तो क्या होती है? हाँ, हाँ नहीं, मोनोपोली में भी लॉसेस कैसे हो सकते हैं, सुनो। मैं सिंगल सेलर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ही नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उतनी डिमांड नहीं है इसका मतलब मेरे को प्राइस काफी कम करना पड़ेगा बेचने के लिए। अब मैंने प्राइस कम कर दिया तो इसका मतलब मेरा ए आर कर्व काफी नीचे को है। अब लेकिन मेरे को उस प्रोडक्ट की हो सकता है कॉस्ट ज्यादा पड़ती हो कंपेरेटिवली, तो मैं लॉस कमा रहा हूँ ना। लेकिन मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट होगा वो कभी भी लॉन्ग रन में लॉसेस नहीं कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना प्लांट उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। इनफैक्ट रट लो, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में हमेशा क्या कमाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। और मोनोपोली क्या कमाएगा हमेशा लॉन्ग रन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सॉर्टेड? ठीक है। फिर इसका कर्व भी बहुत सिंपल बनता है, ए आर कर्व ये, एम आर कर्व सेंटर से। इनफैक्ट अगर आपको याद हो
हमने चैप्टर 4 की यूनिट 2 में एक और चीज भी करी है कि ये ऐसे क्यों कट करके जाता है। इनफैक्ट एमआर कर्व उसका जो है वो सेंटर से क्यों गिना जाता है, क्योंकि हमने याद है एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी फॉर्म का डिमांड का स्ट्रेट लाइन है तो उसका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिमांड का अगर स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग, तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट की इलास्टिसिटी क्या है, कैसे निकालते हैं? लोअर, आपने क्या बोला? माइनस कहाँ से आ गया? माइनस कहाँ से आ गया यार, क्यों मजे ले रहे हो मेरे? तो यहाँ पे अगर इलास्टिसिटी देखूंगा मैं बोलूंगा लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है चैप्टर 4 के यूनिट 2 में, क्या? ए आर, नहीं एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में ई माइनस वन। यस, ठीक है, ये फॉर्मूला कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला ने पढ़ा। अब इसमें मैं मान लो गिन रहा हूँ ई इज इक्वल टू वन। इज इक्वल टू वन कब होगी सर? जो ए आर कर्व के बिल्कुल सेंटर में इज इक्वल टू वन होगी, क्योंकि लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, तो डिवाइड करूंगा तो वन आ जाएगा। अब इसमें मैं फॉर्मूला में डालूंगा तो ए आर ई इज इक्वल टू क्या होगी? वन। ई माइनस वन, तो ई होगी वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। ये हो जाएगा जीरो, तो एम आर क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आएगी बात? समझ आएगी नहीं? फॉर्मूले में अगर मैं सिर्फ वैल्यू डाल दूं ई इज इक्वल टू, देखो पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ये डिमांड कब है, इसमें ई इज इक्वल टू वन यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट बराबर है, तो टू डिवाइड बाई टू वन हो गया, तो वन हो गया, इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? वन। अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में ई माइनस वन बाय ई। अब मैंने ई यहाँ पे मैंने बोला ना, ई क्या आ गई? वन, इलास्टिसिटी वन। अब मैंने यहाँ पे वन डाली वैल्यू, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो, एम आर क्या हो जाएगा? जीरो। अब ध्यान से देखो, जहाँ पे ए आर का, जहाँ पे इक्वल टू वन है, वहीं पे तो एम आर जीरो है। ओ सर, आपने तो क्रेजी एकदम डिराइव ही करके दिखा दिया एकदम। ठीक है, समझ आ गई बात? यस, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे हमने एक बिल्कुल फर्स्ट बैच में एकदम ऐसे डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट रन में। सर शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स भी कमा सकता है, लॉसेस भी कमा सकता है मोनोपोलिस्ट। कैसे कमा सकता है? अगर उसकी डिमांड कब, अगर उसकी डिमांड कम है, हमें हमें पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है। चलो, प्रॉफिट तो कैसे कमाएगा? ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिव डिमांड अच्छी खासी है, वो प्राइस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, रेलवेज, कितनी जनता रेलवे से ट्रेवल करती है भाई। मैं खुद इनफैक्ट जब ईवाई में था ना, तो मैं जब गुड़गांव से लुधियाना आता था अपने घर जाने के लिए, तो मैं लाइक 80% तो ट्रेन में ही आता था, 20% में स्लीपर बस लेता था, 80% में ऐसे स्लीपर ट्रेन और एसी ट्रेन जैसे सब लेता था। तो ट्रेन कितनी डिमांड, और ट्रेन में क्या है? मोनोपली, और उसकी डिमांड है, ठोक के वंदे भारत 1000 रुपए चार्ज करती है, मैं देता भी हूँ। तो पॉइंट ही यही है कि अगर उसके, उसका मोनोपली है और उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वो आराम से प्राइस चार्ज करेगा, तो ए आर का उसका रिलेटिवली फ्लैटर होगा। रिलेटिवली फ्लैटर का मतलब वो, उसको ज्यादा प्राइस गिराने की जरूरत नहीं है डिमांड बढ़ाने के लिए। ये हमने पढ़ा हुआ ना कि अगर मैं स्टीपर रखूं और फ्लैटर रखूं, इसमें से इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? फ्लैटर की ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं फ्लैटर की क्यों ज्यादा, आपको पता है? वो तो परफेक्टली इलास्टिक हो गई स्ट्रेट लाइन। हाँ, अच्छा ऐसे रटवाया हुआ है, हाँ समझ गया। देखो इसमें कैसे होता है, अगर ये ऐसे होगा फ्लैट, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को, अगर ये मेरा डिमांड कम है, मेरे को बहुत थोड़ा सा प्राइस गिराना पड़ा क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए। और इसका मतलब अगर मेरी क्वांटिटी, ऐसे बोलूंगा अगर इसमें कि मेरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है मेरे थोड़े से प्राइस गिराने पे, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। तो इससे पता चल गया कि फ्लैटर का, इसका मतलब ये कि इसका थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा, मतलब इसको अगर रेलवे थोड़ा सा भी डिस्काउंट दो, लोग बहुत और आ जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की डिमांड है। तो इस मामले में क्या कमाएगी? प्रॉफिट। लेकिन अगर उसको प्राइस बहुत कम करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए, और उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा है, तो वो क्या कमाएगी? लॉसेस। समझ गए? और लेकिन अगर उसकी कॉस्ट उसके प्राइस से कम है, ये ए आर कव है, ये वाली ए आर कव, तो ए आर कव क्या हो जाएगा? ए पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है। देखो क्वांटिटी में कौन सी प्रोड्यूस करूंगा जो मेरे इक्विलिब्रियम पे आती है, ये सॉर्टेड हो गया बात। अभी मैं उसमें नहीं जाना मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मैं क्वांटिटी कौन सी बनाऊंगा सर? जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग, और वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ये मेरा एम सी कव है,
ये मेरा एमसी कब है, ये मेरी एमआर जा रही है, तो मेरा एमआर इज एमसी यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं क्वांटिटी तो यही बनाने वाला हूँ। अब ये क्वांटिटी बनाने के लिए मेरा प्राइस क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये मेरा ईयर का होगा। लेकिन अगर मेरी एटीसी इसके नीचे जा रही है, एमसी का तो हमेशा उसको मिनिमम से कट करेगा ही। अगर एसी का मेरी उसके नीचे है तो मैं क्या कमाऊंगा, प्रॉफिट। अगर एसी का मेरी उससे ऊपर है, सेम डायग्राम में, ये रहा एमआर, ये रहा एमसी, एमसी उसको जहां पे कट करके जा रहा है वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, और ये वाली आउटपुट मैं बनाऊंगा, ये वाली आउटपुट में मेरा प्राइस क्या है, ये बी, और मेरी कॉस्ट उसके ऊपर पड़ रही है, तो मैं क्या कमा रहा हूँ, लॉसेस, बस। हाँ जी। अच्छा, ये लो, अब ये पढ़ लो। जल्दी से पॉज करके सेल्फ रीड कर लो, ठीक है। वो मत देखना जो उसने क्यू एबीपीसी ये वो सब बाद में पढ़ लेना, अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ले लो कि वो क्या बोल रहा है, कि लॉस कब होगा, जब उसकी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज वेरी लो और उसकी जो कॉस्ट है वो उसके प्राइस से ज्यादा है, तो वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, रेदर उसको लॉस होंगी। सॉर्टेड, यस। लेकिन वो बिजनेस छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा अगर उसको लॉसेज होने, सर वो डिपेंड करता है, आप एसी से कंपेयर कर रहे हो ना अभी, तो अगर तो आप प्रॉफिट्स निकालो तो आप एसी से कंपेयर कर रहे हो, अगर बिजनेस बंद करने की बात ले आओगे फिर तो हम शटडाउन पॉइंट देखेंगे, और शटडाउन पॉइंट किससे कंपेयर करता है, एआर को एबीसी से। तो एआर की एबीसी सिंपल है सर, अगर वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है अपने प्राइस से, फिर वो कंटिन्यू करेगा, अगर वो नहीं मीट कर पा रहा अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, तो वो शट डाउन कर देगा, सिंपल। फिर आ जाते हैं हम लॉन्ग रन के ऊपर, लॉन्ग रन में वो क्या कमाएगा भाई, पिराफिट, पिराफिट। अच्छा, सिर्फ नीचे वाली रेड लाइन पढ़ लो, क्यों कमा पाएगा, सर देखो ऐसा है, शॉर्ट रन में अगर वो लॉस भी कमा रहा होगा ना, शॉर्ट रन में अगर वो लॉस भी कर रहा होगा, तो भी वो अपना ऑप्टिमम प्लांट स्केल लॉन्ग रन में तो बढ़ा ही सकता है, तो वो अपने ऑप्टिमम प्लांट स्केल पे जाएगा, अगर वो लेके जाएगा तो इसका मतलब वो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, और एंट्री पे तो बैरियर है ही है, तो कोई और तो आके ज्वाइन करेगा नहीं, तो वो लॉन्ग रन में भी आराम से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता रहेगा। सॉर्टेड है। और मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, एटीसी कर्व का मिनिमम जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा, यहीं पे कर रहा है, ठीक है ना बात है, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, एक तो पहली बात तो वही लॉजिक है, एक तो एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ पे होता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है यहाँ पे, मेरे को हर यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की जो कॉस्ट पड़ेगी एम सी, वो मेरे एम आर से, ये देखो एम सी का तो यहाँ से ऊपर चलेगा और एम आर नीचे आ गया, तो मेरे को हर एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू मेरी कॉस्ट से कम मिलेगा, तो मैं लॉस में जाऊंगा। इसलिए वो अपनी जो मिनिमम उसकी वो है, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे जो आउटपुट बना सकता है वो वहां पे नहीं बनाएगा, उससे पहले ही बनाएगा, मतलब वो अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे नहीं रीच करेगा। ये देखो, ही कैन प्रोड्यूस एट अ सब ऑप्टिमल स्केल ऑल्सो, सब ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल यहाँ पे, सब ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल से थोड़ा कम, उस पर भी वो प्रोड्यूस कर लेगा। सॉर्टेड। चलो अब आ जाते हैं सर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। एक है मोनोपोलिस्ट, क्या उसका प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, यस पूरा कंट्रोल है ऑब्वियसली। इसका मतलब वो प्राइस कम ज्यादा भी चार्ज कर सकता है। अच्छा, मैं, मेरी एक कपड़ों की दुकान है, एक मॉल टाउन में, एक चौड़ा बाजार में, मैं प्राइस ज्यादा कहाँ चार्ज करूंगा, मॉल टाउन, चौड़ा बाजार में कम करूंगा। ये एक मोनोपोलिस्ट कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अगर मान लो मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता, मेरी एक आलू की रेडी यहाँ पे लगती है मॉल टाउन में और एक चौड़ा बाजार में, तो मेरे को प्राइस सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा मान लो, जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, वैसे तो ये रिवीजन चल रही है बट फिर भी मैं उस लेवल पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जैसे रेगुलर बैच चल रहा है। मान लो मेरी मॉडल टाउन में कॉस्ट पड़ रही है 50, इसलिए मैं वहां पे 100 का बेचता हूँ, और मेरी उधर पड़ती है कॉस्ट 30, इसलिए मैं वहां पे 80 का बेचता हूँ। इज दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? द आंसर इज नो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शुड बी फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंसेस इन कॉस्ट। अगर मेरी कॉस्ट ही कम ज्यादा इसलिए मैं प्राइस कम ज्यादा बेच रहा हूँ, डेट इज नॉट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो प्राइस डिफरेंस तो है ही है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड कहां पे आएगा, जहां पे मैं विलिंगली इधर प्राइस ज्यादा चार्ज करूं इधर कम चार्ज करूं। ऐसा क्यों करूंगा?
सर मैं वहां पे ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा जहां पे इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। इन इलास्टिक है जहां पे, सोचो ना मैं प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ फिर भी मेरी क्वांटिटी बहुत कम गिर रही है, तो मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा ना आराम से। इसके लिए फिर हमने याद है, अच्छा पहले कंडीशन और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लेते, अच्छा पहले ऊपर ही पढ़ लेते चलो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब नहीं हो सकती परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि सर उसमें इन्फ्लुएंस ही नहीं है उसका प्राइस के ऊपर, तो तभी हो सकती है अगर प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस है। कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, सर तुम्हारे पास प्राइस सेटिंग पावर होनी चाहिए। तुमने अपनी मार्केट को दो हिस्सों में बांटा हुआ कि एक मेरी इधर मार्केट है एक मेरी इधर मार्केट है। फिर हाई प्राइस चार्ज करूंगा उस प्रोडक्ट का जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, जिन बायर्स के लिए, मतलब मॉल टाउन में कोई चीज मैं 500 की 700 में ही बेच रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर वेरी रिच ब्रो, दे वेरी रिच, दे आर लाइक हाँ 700 भैया कम है कोई बात नहीं ले लो आप, ऐसा ऐसा है ना, तो उनके लिए 700 भी कम है तो वहां पे मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, ठीक है। इसको हमने फिर पूरी एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था कि मान लो एक प्राइस है 30 और मेरे पास दो मार्केट है, एक की इलास्टिसिटी 2 है एक की 5 है। इलास्टिसिटी कम कहाँ पे, कौन सी मार्केट में इलास्टिसिटी कम है, हाँ कौन सी मार्केट, ए या बी, ए में, देख लिया हमने समझ लिया, ये मार्केट मेरी ए में इलास्टिसिटी 2 है और बी में 5 है, तो मेरी कम इलास्टिसिटी कहाँ है, ए। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इसमें मैंने ये ए आर की वैल्यू डाल दी 30 की, और ये मेरे पास इलास्टिसिटी तो गिवन ही थी दोनों की, एक में 2 डाल दी एक में 5 डाल दिए। मेरा एम आर क्या आ रहा है, एक में 15 एक में 24। इसका मतलब मेरे को मार्केट बी में सेम क्वांटिटी पे सेम प्राइस पे, सॉरी प्राइस तो दोनों में सेम रखा ना मैंने, सेम प्राइस पे बेच के मेरे को यहाँ पे ज्यादा फायदा है, कहाँ पे, जहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां पे मेरे को प्राइस ज्यादा रख के, सॉरी सेम प्राइस रख के मेरे को ज्यादा वो मिल रहा है मार्जिन। मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर दूंगा। जब क्वांटिटी इधर शिफ्ट होंगी तो प्राइस इधर, क्योंकि इधर क्वांटिटी लिमिटेड रहेगी तो प्राइस इधर राइज करेगा, क्योंकि शॉर्टेज होगी ना, शॉर्टेज में प्राइस राइज होता है डिक्रीज इन सप्लाई पे, और यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई पे प्राइस गिर जाएगा। और मैं क्या करूंगा, फिर वही बात आ जाती है, जिसमें इलास्टिसिटी कम थी उसमें प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, जिसमें इलास्टिसिटी कम थी उसमें प्राइस कम हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, ताकि मेरे को, ये मैं कब तक करता रहूंगा, जब तक मेरे को दोनों मार्केट से इक्वल इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू ना मिलने लग जाए, इक्वल एमआर जब तक, अभी तो एमआर इसमें 15 इसमें 24 है ना, जब मैं इधर से इधर ट्रांसफर करूंगा इधर 18 हो जाएगा इधर 22 हो जाएगा, फिर इधर 20 होगा इधर 20 होगा, फिर मैं बोलूंगा अब दोनों में 20 होगा ना, और 20 20 कब होगा, अगर ऑफ कोर्स तुम फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखो, एक बार रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे मेरे को चाहिए आंसर 20, ये मेरे को 20 चाहिए ये भी 20 चाहिए, तो यहाँ पे क्या प्राइस डालूंगा कि 2 - 1/2 ऐसे 20 आ जाए, 1/2 किसको आ जाएगा 40 का, 40 का होगा ना, 2 - 1 1/2 1/2 2 से 2 20 आ गया। अब इधर निकाल के बताओ 5 - 1 4/5, किसका 4/5 20 होगा, 4/5 ऑफ एक्स इज 20, 20 इंटू 5 100, 100/4 25, तो यहाँ पे 25 के प्राइस पे, यहाँ पे 40 के प्राइस पे, देखो जहाँ पे इलास्टिसिटी कम थी मैंने वहां पे प्राइस ज्यादा रखूंगा और यहाँ पे प्राइस कम कर दूंगा, और अगर इनको मैं फॉर्मूले में डालूंगा तो ये मार्जिनल वैल्यू यहाँ पे दोनों साइड की आ जाएगा 20। समझ आ गया लॉजिक, यस ठीक है। हाँ वो बोलता है कि भाई वो अपने प्रॉफिट्स इधर वो आउटपुट अपने शिफ्ट करता रहेगा मार्केट ए से मार्केट बी पे, कब तक करता रहेगा, जब तक इक्वालिटी वाला पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब जहाँ पे मेरे को एक हायर प्राइस मार्केट ए में लगाने से जहाँ पे लोअर इलास्टिसिटी है, और लोअर प्राइस मार्केट बी में जहाँ पे हायर इलास्टिसिटी है, ये करता रहूंगा जब तक मेरे मार्जिनल रेवेन्यूज इन द टू मार्केट बिकम इक्वल। सॉर्टेड, यस। अब आ जाते हैं हमारे पीगू भाई साहब के ऊपर, पिगू सुअर, पिगू भाई साहब, पिगू भाई साहब ने बोला देखो ऐसा है, तीन तरह की तुम्हारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। एक जो तुम कस्टमर वाइज करते हो कि मेरा लेट से ईच कस्टमर के हिसाब से तुम प्राइस ऊपर नीचे करते हो, ये कहाँ पे होती है नॉर्मली, जैसे हम सीए लोग नहीं करते, सीए लोग लॉयर लोग क्या ऑफिस खोल के बैठे हैं, अमीर, जैसे तुमने वो बात सुनी मेरे मम्मी बोलते हैं, बड़ी फनी बात है लेकिन मेरे मम्मी बोलते हैं, मेरे मम्मी ने मेरे को बोला कपड़े लेने जा रहा है, हिंदी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग है, कपड़े लेने जा रहा है, मैं हाँ, गाड़ी में मत जाइयो, जब वो देखते हैं ना कि गाड़ी में कोई अमीर बंदा आया है प्राइस बढ़ा देते हैं वो, और ये सच बात है, क्योंकि प्राइस तो उनके हाथ में है भाई, उनकी अपनी दुकान, प्राइस उनके अपने हाथ में है मोनोपोलिस्ट के, तो वो प्राइस तो ऊपर नीचे कर सकता है।
और उन्होंने जब देखा अमीर बंदा है तो ये तो लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि मैं प्राइस बढ़ा भी दूंगा तो ये क्वांटिटी डिमांड कम नहीं करेगा, बेचो प्राइस बढ़ा के। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो किसके बेसिस पे होती है, कस्टमर वाइज। इसमें वो तुम्हारा एंटायर कंज्यूमर सरप्लस चूस लेता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? हाँ, गन्ने का जूस बड़ा ग्लास 20 रुपए का, और आप भीषण गर्मी में एकदम तपती गर्मी में से आ गए, आप आप वो 20 वाले ग्लास के कितने रुपए देने को रेडी हो, बताओ? हाँ, 50 मांग लो, तो 30 आपका क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। अब इस मार्केट में क्या होता है, वो देखता है कि यार ये बंदा इस तरह के लेवल का है। अब आप सोच के गए, आप लेने गए, लेट से जैसे कपड़े लेने गए तो आप लेने गए हुडी, आपने सोचा यार 1000 की हुडी आ जाए, ठीक है। एक्चुअल में हुडी कितने की है, उसके पास जो प्राइस है 600 रुपए की, चल 800 ले लेते हैं, 800 की है। आप सोच के गए कि 1000 तक की हुडी आएगी, मैं ले लूंगा। उसने जाते सारी रेट क्या बोला, 1400 रुपए। आप उतरे बार्गेनिंग करने, भैया देख लो 1200 1100 लगा लो, 1000 तो मैं सोच के आया था, 1100 में दे दो। वो बड़ा ऐसे शो करके कि नहीं मैम इतना तो बचता भी नहीं है, ऐसे कर करके आपको 1100 या हद 1000 में बेच देगा। जो चीज उसकी 800 में, वो अच्छा वही सेम चीज मेरे जैसा गरीब साइकिल पे लेने चल जाए, भैया कभी जिंदगी में हुडी नहीं देखी है ना, फटे कपड़े पहन के हुडी दे दो, तो बोलेगा भैया 800 रुपए की है, वो दे दो। मैं 800 के भी ऐसा दूंगा, 800 रुपए, वो मेरे को, क्योंकि उसने तो मेरे को देख लिया है कि इसको तो 800 भी ज्यादा है, लेकिन उसको तो 800 की बेच सकता है वो आराम से, तो वो 800 पे भी मेरे को बेच देगा। पॉइंट इज, वो आपका, आप जितने उस चीज के देने के लिए रेडी थे, वो ऑलरेडी आपसे सारा कुछ चूस लेगा। मतलब आप सोच के जाओगे कि यार 1000 की हुडी है, सोचो 1000 की हुडी आप सोच के गए मैं 1000 की ले लूंगा, और वहां पे कितने की मिली, 800 रुपए की। आप तो खुशी खुशी ले लोगे कि मेरा तो 200 रुपए कंज्यूमर सरप्लस है, लेकिन वो आपका सारा कंज्यूमर सरप्लस चूस लेगा। समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे नेगोशिएशंस वगैरह होती हैं, है ना, जैसे ऑक्शंस में होता है, इस चीज के मैं 100 रुपए दूंगा, वो कहता है इस चीज के मैं 150 दूंगा, तो ऐसा ऐसा। और ऐसे कौन करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, कंसल्टेंट, ये सब जो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट लोगों से। जैसे डॉक्टर के पास भी अमीर लोग जाते हैं तो ज्यादा चार्जेस, गरीब जाता है बिल्कुल ही तो गरीब। फिर आती है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस, जिसमें वो तुम्हारे कंज्यूमर सरप्लस का थोड़ा सा सिर्फ पार्ट ही लेके जाते हैं। ये होती है क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज मतलब सर आप एक यूनिट खरीदोगे, मान लो वो होता नहीं है सोप, 30 रुपए का एक सोप, लेकिन अगर आप 3 सोप एक साथ लेते हो तो 90 का नहीं, 80 का, ऐसा। तो ये क्या होती है क्वांटिटी वाइज, कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो हम आपको थोड़ा और कम प्राइस चार्ज करेंगे। आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो दिख ही रहा है कि नॉर्मल 30 का, लेकिन आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदने में कम, जिसको बोलते हैं ना क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी बोलते हैं ना, होलसेल मार्केट में बल्क पे खरीदो कम कर देंगे, वो वाली चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है दो पॉसिबिलिटीज क्वांटिटी वाइज। एक, डिफरेंट कंज्यूमर्स पे डिफरेंट प्राइस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटीज। तो अगर आप लार्जर क्वांटिटीज खरीदते हो, लोअर यूनिट में, जैसे फैमिली पैक खरीदते हो ना सोप्स का या बिस्किट्स का, तो वो कम कॉस्ट करता है। सेकंड, ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस फॉर कंजेक्टिव परचेजेस। अब देखो जैसे उन्होंने करा होता है, बिजली विभाग ने नहीं करा होता कभी बार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, कि अगर आप 300 यूनिट तक बिजली फूकते हो तो फ्री है, 600 तक खरीदते हो तो 10 रुपए पर यूनिट, 600 से ऊपर खरीदते हो तो फॉर एग्जाम्पल ज्यादा। जैसे इंडस्ट्रीज में करा होता है उन्होंने मोस्टली, है ना, रेजिडेंशियल में नहीं आपको देखा, इंडस्ट्रीज में कर रखा होता है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज पावर बहुत खींचती हैं, तो उनको ऐसे हाई चार्ज लगाया होता है। तो उनके पे क्या लगाया होता है कि तुम ज्यादा क्वांटिटी उल्टा कंज्यूम करो तो तुम पे ज्यादा प्राइस। तो दोनों तरफ है, एक तरफ बोल दिया कि कम क्वांटिटी पे कम ज्यादा प्राइस, और ज्यादा क्वांटिटी पे कम प्राइस। एक तरफ उल्टा है, कम क्वांटिटी पे कम प्राइस, ज्यादा क्वांटिटी पे ज्यादा प्राइस। तो मोनोपोलिस्ट दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर क्या ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री याद रखना है? हाँ, पेपर में क्या लिखा आएगा, अ मोनोपोलिस्ट चार्ज लेसर प्राइस फ्रॉम अ पर्सन हु बॉट मोर क्वांटिटी, विच डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दिस। ये पेपर में एमसीक्यू आते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। फिर थर्ड डिग्री में क्या होता है, एट्रीब्यूट वाइज। एट्रीब्यूट मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब उसका क्वालिटी नहीं बोलूंगा, उसके फीचर। कौन से फीचर, दो फीचर सर, लोकेशन या कस्टमर सेगमेंट। लोकेशन या कस्टमर सेगमेंट। कहाँ पढ़ रहे हो आप, अगले पेज पे हम, यहाँ पे हम, हाँ यहीं पे हो सकते हैं। अच्छा मैंने येलो से रेड कर दिया था, हाँ मेरे को याद आ गया। हाँ जी,
ठीक है। अच्छा ये मैंने एग्जांपल दे दी थी ना सेकंड डिग्री में कि ज्यादा प्राइस टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी वाटर ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा प्राइस। वाटर की एक लिमिटेड सप्लाई है, इससे ज्यादा यूज करोगे तो और पैसा देना पड़ेगा ऐसा। थर्ड डिग्री में क्या होता है, तुम लोकेशन या कस्टमर सेगमेंट जैसे एट्रीब्यूट से उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे कि डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस, या लोअर प्राइसेस सीनियर सिटीजन के लिए। मतलब एक तो हो गया लोकेशन वाइज, जैसे मैंने ये मॉडल टाउन और चौड़ा बाजार की एग्जांपल दी, या वैसे भी एग्जांपल दी कि ट्रेन टिकट तुम मुंबई में बुक कर रहे हो या बिल्कुल किसी गांव में बुक कर रहे हो तो ऐसा। या फिर ये रेलवे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए प्राइस कम पड़ते हैं, वहां पे ना ऑप्शन लिखा होता है, तुम्हें पता है कभी आईआरसीटीसी पे बुक करोगे ना तो वहां पे ऑप्शन आता है कि इज इट अ सीनियर सिटीजन, 60 साल के ऊपर को सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तो इज इट अ सीनियर सिटीजन, अगर तुम बोलोगे यस प्राइस और कम। भाई देखो टीटी जब टिकट चेक करने आता है ना सब दिखता है वो तो जिस दिन पकड़े जाओगे फिर पता चलेगा कि आपने देख लिया ऐसा। ठीक है चलो, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर इक्विलिब्रियम कैसे आता है। सर देखो ऐसा है, एमआर तो आपने दोनों मार्केट में इक्वल कर ही दिया, तो आपकी एक एमआर कर्व ऐसे थी, एक एमआर कर्व आपकी ऐसे थी, जो थोड़ी फ्लैटर है इसका मतलब वो हाई इलास्टिक है। ये उल्टा था इसमें, लेस इलास्टिक होती है ना जो एमआर कर्व फ्लैट। एमआर कर्व, एआर कर्व जब फ्लैटर होती है तो हाई इलास्टिक होती है, एमआर कर्व जितनी वो। हाँ जी, मैं पानी पीने गया था। चलो मैं क्या बता रहा था, यस कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर। अब देखो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोपोलिस्ट को अपनी मार्केट डिवाइड करनी पड़ती है बेसिस ऑन डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिमांड, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। ठीक है, जहां पे लेस इलास्टिक होगी वहां पे ज्यादा प्राइस होगा, तो ये तुम्हारी है लेस इलास्टिक, तभी यहाँ पे क्या है ज्यादा प्राइस। ये तुम्हारी ज्यादा मतलब ज्यादा इलास्टिक है तभी थोड़ी फ्लैटर है, तो यहाँ पे क्या है लोअर प्राइस। यस, फिर ये तुम्हारी उस मोनोपोलिस्ट की एग्रीगेट टोटल मार्केट, मतलब मेरी मॉल्टन और चौड़ा बाजार वाली दुकान को मिला के जो मेरी आउटपुट है, अब मेरे को वो डिसाइड कैसे करनी है। ऑफकोर्स एम आर इक्वल टू एम सी, जहां पे मेरी एम आर इक्वल टू एम सी आ गई वो मेरी आ गई क्वांटिटी। अब मेरे को ये क्वांटिटी को इन दोनों में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करूंगा, उस रेशो में कि मेरे को एम आर दोनों साइड इक्वल आते हैं, बस ये लॉजिक चलता है। ठीक है, इसको आप सेल्फ रीड कर लेना। मेन उसको 3 डिसीजन लेने होते हैं, टोटल कितनी आउटपुट बनानी है सर उतनी बनानी जहां पे एमआर इक्वल टू एमसी होगा ऐसे ऐसे, फिर टोटल आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है दोनों मार्केट्स में, एंड कौन सा प्राइस चार्ज करना है दोनों सब मार्केट्स में। प्राइस कैसे चार्ज करना है मैंने ऊपर एग्जांपल से बता दिया था ना, वो 1524 वाले एग्जांपल। यस, फिर यहाँ पे वो पूरा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है। ये देखो जैसे मैंने बोला था, द मोनोपोलिस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओएम, ओएम मतलब ये जो तुम्हारी आउट क्वांटिटी निकल के आई थी किससे, पहले तो उसने ये बोला कि सर वो कितनी बनाएगा, फ्रॉम पैनल 3 इट इज एविडेंट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल पे उसकी आउटपुट कितनी है ओएम, ओएम, क्योंकि एम आर इज इक्वल टू एम सी लिखा हुआ है। क्लियर, समझ आ गया। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि सर वो उनमें बांटेगा कैसे, वो सर ऐसे बांटेगा, इस वे में बांटेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू दोनों मार्केट से क्या हो जाए इक्वल। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट प्राइसेस शुड ही चार्ज इन टू सब मार्केट्स। सर इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी नहीं है कि एमआर दोनों मार्केट इक्वल हो, बट दे आर आल्सो इक्वल टू एमसी ऑफ द टोटल आउटपुट। दिस इंश्योर दैट द कंबाइंड आउटपुट सोल्ड इन बोथ इक्वल द ओम प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट में समझ जाएगा। हाँ ये रहा, फाइनली द मोनोपोलिस्ट डिटरमाइन द प्राइसेस इन ईच सब मार्केट फ्रॉम द डिमांड कर्व इन वो कैन बी सोल्ड एट प्राइस ओपी। अब यहाँ पे वो बोला डिमांड कर्व के हिसाब से होगा कि जब मैंने इनके हिसाब से बांट दिया, अब इसकी क्वांटिटी ये आ गई, अब ये ओएम जो थी ना मैंने इन दो हिस्सों में बांट दी, ओएम 1 एंड ओएम 2। ये ओएम 2 मेरे जिस डिमांड कर्व को टच होगा, मतलब जहां पे उसका एआर कर्व होगा वो वाला प्राइस हो जाएगा, और यहाँ पे जहां पे इसको टच करेगा वो उसका प्राइस हो जाएगा। बस ये लॉजिक है। ओ सॉरी मैंने ऊपर ऊपर खींच दिया क्या, यहाँ पे ये टच होगा तो ये इसका प्राइस है, जहां पे ये टच होगा तो ये इसका प्राइस है, ऐसा समझ गए, वो लिखा हुआ। बस इतनी सी गेम है, ये आपको सेल्फ रीड करना है येलो वाला, पॉज करके, पॉज करके, ये भी सेल्फ रीड करना है पॉज करके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की भी एक और टाइप दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जांपल दो मेरे को मोनोपोलिस्टिक की, फीचर्स नहीं एग्जांपल, एग्जांपल दो। नाइस, और हैं वो तो ओलिगोपोली है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स ही तो है, कोक और पेप्सी को एक तो है, कोका कोला और पेप्सी को दो ही तो कंपनी है, इन्हीं के तो सारे प्रोडक्ट हैं, सारे स्प्राइट ड्यू सब इन्हीं के हैं, पता नहीं चीज। हाँ कभी
स्प्राइट खरीदोगे ना, उसके ढक्कन पे देखना कोका कोला लिखा होता है। आप बताओ। और सोप, फेस वॉश, फीचर्स बताओ चलो मोनोप्लास्टिक के। एंड सेलर्स, हाँ मोनोप्लास्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सही बोल रही हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और फीचर बताओ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपने सही पकड़ लिया, बिल्कुल सही। मेन इसका यही है क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि सर अभी भी देखो, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक में बस इतना ही फर्क है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहती है। इसमें भी एंट्री एंड एग्जिट आराम से है, इसमें भी नॉन प्राइस कंपटीशन भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे। बस वैसे वाली चीज की स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। हर चीज सिर्फ प्राइस ही ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कुछ चीजें थोड़ी ऐसे हो जाती है कि जैसे लक्स जो है खुशबू देता है, अब ये प्राइस थोड़ी ना उसने बताया अपना, उसने फीचर बताया अपना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर दी उसने कि मैं नॉन प्राइस तरीके से तेरे साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ। क्योंकि लाइफ बॉय बोलता है मैं कीटाणु मारता हूँ, लक्स बोलते हैं मैं खुशबू देता हूँ, और डेटॉल बोलता है ये मैं भी कीटाणु मारता हूँ, है ना। नीम बोलता है मैं जी नीम की खुशबू देता हूँ और नीम वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। और पतंजलि बोलती है मैं पता नहीं, जो भी ऐसा सब कुछ अपना अपना कुछ बोलते हैं और अपना अपना एक फीचर बता देते हैं, ठीक है। और ब्रांड लॉयल्टी कैसे डेवलप होती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वो ले जाते हैं करीना कपूर को, ऐसे लगाती है सारे ऐसे हो जाते हैं, सारे मदहोश हो जाते हैं आवाज ही। वो वाइल्ड स्टोन की एड आती है, कुणाल कुणाल ऐसे ऐसा देखा हुआ है वो, कि भाई जैसे परफ्यूम लगाया लड़कियां चिपकने लग गई। तो वो अपनी अपनी एड उनके उस अकॉर्डिंग चलती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये वाली चीज देता है। कोई बोलता है लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, कोई बोलता है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, कोई बोलता है जी बड़ी यूनिक फ्रेग्रेंस, ऐसे ऐसे अपना अपना। अब प्राइस आउटपुट डिटरमिन यहाँ पे कैसे होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर, ऑफ कोर्स सर लॉजिक तो सेम रहेगा, लॉजिक तो सेम रहेगा लाडले। यस। अब इसका एयर कव रिलेटिवली थोड़ा फ्लैटर होता है, और एमआर कव इसका कुछ ऐसा लॉजिक नहीं होता कि ट्वाइस द स्लोप ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मोनोप्लिस्ट में होता है, ठीक। तो इसमें इसमें कैलकुलेशन तो प्रॉफिट की सेम, देखो इक्विलिब्रियम आउटपुट की कैलकुलेशन सेम तरीके से होगी। ये आ रही है एमआर, ये जा रहा है एमसी, एमसी कव यहाँ पे इक्वल है और एमसी राइजिंग है, ये तुम्हारा हो गया आउटपुट। अब ये आउटपुट पे तुम्हारी जो प्राइस है, ये तुम्हारा प्राइस हो गया जहाँ पे एयर कव है। और अगर तुम्हारी कॉस्ट उससे नीचे है, ये तुम्हारे प्राइस से तुम्हारी कॉस्ट नीचे है, तो जितनी नीचे है क्यू माइनस एस, ये क्यू एस जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर मैं बोलूं ए आर माइनस ए सी तो आंसर इज क्यू एस। अगर मैं बोलूं टी आर माइनस टी सी तो ये पूरा रेक्टेंगल, क्योंकि पी बाई क्यू दिस वॉज योर टी आर एंड दिस वर योर टी सी, ये माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बस। तो बेसिकली लॉजिक तो बिल्कुल सेम ही चला गया। और ऑफकोर्स अगर तुम्हारी ए सी का ऊपर है तो क्या हो जाएगा, लॉस। और अगर तुम्हारी इक्वल है तो क्या आ जाएगा, अब अभी आ गया लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या होगा, मैंने पहले बता दिया था, मोनोपोलिस्ट क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तुम्हारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो तुम्हारी एयर कर्व को टेंजेंटली टच करती है। और इसमें भी ध्यान रहे, ये देखो ये एलएसी कर्व जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो आगे है अभी। हम इस आर वाली आउटपुट पे क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ये लिखा भी हुआ है, ये रहा। इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिविजुअल फर्म which is in the equilibrium in long run, equilibrium कौन सा, ये वाला पॉइंट, will be operating at level at which it does not fully realize economies or large scale of production. In other words, the plant are not used to optimum capacity. ये कुछ चीजें मैंने बोल्ड भी करी हैं, मैं इतना एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में मुंह उठा के सीधा यही आ जाता है कि विच टाइप ऑफ मार्केट, या फिर ऐसे आ जाता है इन मोनोपोलिस्टिक फर्म इवन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट्स लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ट्रू और फॉल्स बताओ। ट्रू, मैंने बोला इवन एट इक्विलिब्रियम द मोनोपोलिस्टिक फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट्स लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, या एट इट्स ऑप्टिमम प्लांट स्केल, या एट इट्स मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, ऐसा कुछ लैंग्वेज लिखोगी। मतलब पॉइंट उसका ये बन रहा होगा कि कॉस्ट अपनी लोएस्ट नहीं होती, तो तुम बोलोगे हाँ ट्रू। तो ये चीजें रटो, आगे चलते हैं। अच्छा ये पूरा वो लिखा हुआ है, ये मैं इसको येलो कर दूं, हाँ ये अलग से है ना, मैं येलो कर देता हूँ। ये पूरा ये लिखो, कहते हैं कि अगर आप ये अटेम्प्ट करोगे ना कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, ये इरेशनल हो जाएगा। क्यों इरेशनल हो जाएगा वो पूरा बताया हुआ है कि अगर आप लार्जर आउटपुट जाओगे, जो आपकी कॉस्ट रिडक्शन जितनी पॉसिबल होगी ना, उसके लिए आपको प्राइस रिडक्शन भी तो करनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि अगर आपको ये इस वाली आउटपुट पे जाना है ना,
ये वाले आउटपुट भी जाना है। तो यहाँ पे एमआर कर्व एमसी कर्व को कहाँ पे कट करता है, कट ही नहीं करते एक हिसाब से। तो पर चलो मान लो एक्स्ट्रा कर दिया आपने, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे निकल गए, ये वाली आउटपुट बना दी, क्यों? ताकि मेरी कॉस्ट लोएस्ट है। लेकिन यहाँ पे ये ए आर भी तो आपको लोअर करना पड़ गया ना। अब यहाँ पे ए आर देखो एसी कर्व से क्या है नीचे, तो आपका ये तो लॉस हो गया ना। कॉस्ट जरूर कम पड़ गई आपकी, एटीसी कम जरूर हो गई, एटीसी जो पहले ऊंची थी वो नीचे आ गई, लेकिन प्राइस उससे और नीचे आ गया, तो इसलिए आपको क्या हो गया, ओवरऑल लॉसेस। इसलिए इरेशनल है वो, ये पूरा बता रहा है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मोनोपोली और मोनोलिस्टिक में डिफरेंस, ये आपको स्क्रीन पॉज करके पढ़ने हैं। 1 2 3 गो एंड 1 2 3 गो। अगर आपको किसी भी डिफरेंस में कोई डाउट है या नहीं समझ आया तो आप बिंदास कमेंट करके पूछो, या ऑफ कोर्स मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मेरे को आराम से कॉल मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या ओलिगोपोली है, इसलिए उसका नाम ओलिगोपोली है? सर ऐसे घटिया जोक मानने के बजाय आप आगे बढ़ाओ। ओके, ओलिगोपोली के फीचर्स बताओ। फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मेन इसका फीचर यही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सिको। ठीक है, ये एग्जांपल होगी। ठीक है, ओलिगोपोलिस मोस्टली उसी फैक्टर से आती है जिससे मोनोपोलिस बनती है। अच्छा हाँ सच, ये चीज रह गई थी ऊपर मेरी, यहाँ पे जब हम फीचर्स पढ़ते हैं ना मोनोपोली के, तब यहाँ पे मैंने एक चीज बतानी थी कि सर ये मोनोपोली बनती ही कैसे है किसी की, मोनोपोली बनती ही कैसे। तो सर इसमें ना कुछ पॉइंट्स है देखो, या तो उस फर्म के मतलब कुछ कुछ जो हमारी सोसाइटी में कुछ स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसमें उस फर्म का कंट्रोल है, या फिर और कैसे बनती है, गवर्नमेंट जब किसी एक को ही टेंडर देती है तो उसी के पास है पावर, जैसे आईआरसीटीसी, रेलवे। फिर और कैसे बनती है, पेटेंट कॉपीराइट जब कोई करवाता है। और कैसे बनती है सर, जब कुछ लोग, कुछ गिने चुने जो सेलर्स हैं, जैसे ओलिगोपोली में गिने चुने 2 सेलर्स हैं, वो आपस में कोल्यूड ही हो जाए, एक बन जाए, तो वो तो फिर मार्केट वो चलाएंगे पूरी। और कोई यूनिक प्रोडक्ट का कंट्रोल है, तुमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो किसी और से बनेगा ही नहीं। पेटेंट की बात नहीं कर रहा, एक तो पेटेंट तो लीगल होगा कि कोई और बना सकता है, लेकिन अब बना नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हें पेटेंट दिया हो। एक है कि वो चीज ही तुमने ऐसे बना दी कि या तो वो इतनी कॉस्टली है कि कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा, या वो चीज ही ऐसी है, मतलब वो प्रोडक्ट ही ऐसा है जो इतना स्कार्स है कि सबके पास नहीं होगा तो कोई और बना ही नहीं पाएगा। ये तो ये चीजों के करके क्या बनती है, ये सिर्फ वो थी, मतलब सिर्फ ऐसे सुनने वाली चीजें थी। ये चीजों के करके क्या बनती है तुम्हारी मोनोपोली, और सेम रीजंस के करके क्या बनती है तुम्हारी ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मोस्टली रेसिड्यूअल फैक्टर विच आर रिस्पांसिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ मोनोपोलीज। तो जैसे मोनोपोलीज, बस फर्क इतना है कि मोनोपोली में सिंगल फॉर्म होती है तो वो एब्सोल्यूट मार्केट पावर एंजॉय करती है, लेकिन ओलिगोपोली में कुछ फ्यू फॉर्म्स। ओलिगोपोली की मेन गेम पता कैसे चलती है, क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, तो मैं सिंपली क्या देखूंगा, मेरे साथ वाले क्या कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। और इसमें लॉजिक एक ही रहता है, अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स प्राइस गिरा रहे हैं तो मैं भी गिराऊंगा, या इनफैक्ट उससे ज्यादा गिराऊंगा। अगर वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राइस ऑलरेडी कम है तो लोग मेरे पास आ जाएंगे, अच्छी बात है। ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली, कि व्हाट विल माय राइवल डू, मेरा ओपोनेंट क्या करेगा अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा। मैं ओलिगोपोली हूं, मैं अपना डिसीजन ही ये सोच के लूंगा कि अगर यार मैंने अपना प्राइस गिराया तो ये मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा, अगर मैंने अपना प्राइस बढ़ाया तो मेरा कॉम्पिटिटर, इसको क्या बोलते हैं, गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली। ठीक है, फिर कुछ टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली है जिसको बोलते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। ये कौन सी होती है, जिसमें प्रोडक्ट सेम होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट बोलो या होमोजीनियस प्रोडक्ट बोल लो। ठीक है, इन विच द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस इन नेचर, जैसे कोक और पेप्सी की ये जो ब्लैक ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक है, जो मेन कोक और पेप्सी ऑलमोस्ट सेम ही। ये जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तेरा एल्यूमिनियम भी सेम, मेरा एल्यूमिनियम भी सेम, लेकिन बहुत कम इंडस्ट्री जो एल्यूमिनियम बनाती है। ऐसा, पेट्रोल हो गया, हिंदुस्तान, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या बनाते हैं, पेट्रोल ही बनाते हैं, सिमिलर ही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स इसकी ऑपोजिट क्या होगी, परफेक्ट के ऑपोजिट इम्परफेक्ट, या प्योर के ऑपोजिट क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएटेड, जिसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। और ऑप्शन क्या, ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली, जिस ओलिगोपोली में एंट्री इजी है वो क्या है, ओपन, जिसमें एंट्री में है क्या, बैरियर्स, या एंट्री रिस्ट्रिक्टेड ही है, उसका बोलते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड की एग्जांपल क्या, एयरलाइंस, कुछ गिनी चुनी एयरलाइंस ही हैं
विस्तारा, एयर इंडिया, किंगफिशर, इंडिगो, यही तो है। और ओलिगोपोली जैसे मैंने बोला सेम तरीके से बनती है जैसे मोनोपोली बनती है। कैसे? इज इट इजी टू कॉपी एयरलाइन? नहीं भाई, बना के हम जैसे लोग, हम तीनों के खानदान की चार चार पोस्टें भी मिला लेना और उनकी नेटवर्क कंबाइन कर ले तो भी हम एक जहाज नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, इतना महंगा आता है। ठीक है, फिर और क्या है? कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव क्या होती है? जिसमें दो तीन जो कंपीटिंग फर्म्स भी उल्टा मिल गई कि हम सब ना मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, हम सब मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, हम एक दूसरे के साथ प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल के ओपीसी, ओपीसी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या होती हैं कि कुछ गिनी चुनी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ये सब क्या करते हैं? पेट्रोल बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो पेट्रोल एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई कि हम यार प्राइस में आपस में वो नहीं करेंगे, लड़ाई लुड़ी नहीं करेंगे, ताकि जैसे कोई भी देश जो खरीदने वाला वो तेरे को छोड़ के मेरे पास ना आ जाए, मेरे को छोड़ के तेरे पास ना जाए, ऐसा ना करें। इसलिए हम क्या बनेंगे? कोल्यूसिव करते हैं। फिर आ जाते कॉम्पिटेटिव कि नहीं भाई अपना अपना करो, लड़ो मरो, करो तुम प्राइस कम मैं भी करूंगा, ऐसे ऐसे प्राइस वॉर करो, जो भी करो। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पीटिंग। जिसमें एग्जांपल क्या? टेलीकॉम इंडस्ट्री, गिने चुने सेलर्स हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया, ये वो, लेकिन जियो अपने प्लान चलाता है, वोडाफोन आइडिया अपने चलाता है, ऐसे सब कुछ चलता है, एयरटेल, ये वो सब अपने अपने चला रहे हैं। तभी मैं वही देख रहा था कि आप पढ़ने लगे, सुन तो लो। पढ़ाई पढ़ने को तो मिल जाएगा, ये रिवीजन चल रही है। पूरा बैच होता, मतलब रेगुलर बैच जब चल रहा होता तब तो मैं पूरा पूरा ऐसे ऐसे एक एक चीज पढ़ाता हूँ खुद। अभी तो मैं सिर्फ रिवाइज करा करा के आगे बढ़ रहा हूँ, पढ़ना आपको अपने एंड पे आराम से। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कोल्यूसिव में जिसमें हम सब मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं, कंपिटिटिव जिसमें तू अपना देख मैं अपना देखता हूँ। फिर पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल होती है जब एक फर्म की डोमिनेशन होती है, जैसे कोका कोला और पेप्सी में एक्चुअल में कोका कोला की डोमिनेशन है, कि कोक जो करता है वो पेप्सी फॉलो करता है। इनफैक्ट अभी पेप्सी ने वो जानबूझ के वो भी करा हुआ है कि कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी देने लगे। देखा तुमने? कोका कोक देता है 20 रुपए की 250 ml, और पेप्सी देती है 20 रुपए की पता नहीं 300 ml और 350 ml, ऐसे ऐसे देने लगी, ज्यादा बड़ी बॉटल आने लगी। तो ऐसा कोक प्राइस लीडर है, कोक के चलती है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। सर क्या ये हमें रटने पड़ेंगे? हाँ, पेपर में उठ के एज इट इज आ जाएगा। इन विच टाइप ऑफ ओलिगोपोली वन फर्म इज डोमिनेटिंग या वन फर्म इज लुक्ड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप? आंसर इज ऑप्शन होंगे पार्शियल, फुल, सिंडिकेटेड, ऑर्गेनाइज्ड। आंसर इज पार्शियल। ऐसा रटने पड़ेंगे चीजें। फुल ओलिगोपोली ऑफ कोर्स जिसमें एब्सेंस ऑफ वो रहती है, प्राइस लीडरशिप की, कोई एक लीडर नहीं है, तो मार्केट अपने अपने, जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, ये होंडा, टाटा, सब अपने अपने उस पे चलते हैं, किसी कोई एक प्राइस लीडर नहीं है। प्राइस लीडर को कैसे बनता है? जिसका मार्केट शेयर ज्यादा हो। कोक और पेप्सी में कोक का मार्केट शेयर ज्यादा है, लेकिन इनमें गाड़ियों में किसी एक का मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है, सबका अच्छा अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो इसलिए कोई प्राइस लीडर नहीं। अब ये वर्ड मैंने रेड करा हुआ है जानबूझ के, क्यों करा हुआ है? ताकि पेपर में एज इट इज वर्डिंग आती है, क्योंकि ये मैंने मॉड्यूल की वर्डिंग उठाई है। पेपर में क्या आएगा? द मार्केट विल बी कॉन्स्पिकुअस बाय एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप इज इन व्हाट टाइप ऑफ ओलिगोपोली। अब सोचो, लैंग्वेज से समझ भी नहीं आया, सच बताऊं तो मेरे को भी नहीं आया, ये चीज ही ऐसी है, तुम्हें बस ये लैंग्वेज एज इट इज पेपर में कैरी करके जानी है। समझ गए? द मार्केट विल बी कॉन्स्पिकुअस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइड इन एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप इज अ फीचर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ओलिगोपोली? आंसर इज फुल ओलिगोपोली। समझ गए? रटनी है कुछ चीजें। ओके, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड जैसे कार्टेल नहीं बन जाते, मैंने बताया था ब्राजील में जैसे गैंग वैंग के कार्टेल बन जाते हैं, तो कार्टेल एज इन कुछ बहुत सारी फर्म्स जुड़ गई कि हम सब तो एक है। सिंडिकेट में जैसे और क्या होता है? जैसे सिंडिकेट की एग्जांपल क्या दी है? दी बियर्स डायमंड सिंडिकेट। मान लो हम तीनों ही हैं पूरे एशिया में जो डायमंड सप्लाई करते हैं। हम तीन, एक तो हो गया कोलिजिव ओलिगोपोली जिसमें हम तीनों ने क्या बोला कि तू अपना बेच, तू अपना बेच, तू अपना बेच, हम बस तीनों मिलके एक प्राइस डिसाइड कर लेते। लेकिन सिंडिकेट में क्या होता है? हम तीनों ही एक ही बन गए, कि अगर किसी ने भी सामान खरीदना, किसी ने भी डायमंड्स खरीदना है, तो हम तीनों एक ही हैं। हम तीनों एज अ, ये आप हो, ये मैं हूं, ये मानवी है, हम तीनों ने एक फ्रंट पे एक दुकान रख ली कि इसी से डायमंड खरीदो आके। कोल्यूसिव में क्या हो रहा है? ये एक दुकान है, ये एक दुकान है, ये एक दुकान है, लेकिन तीनों ने बैक एंड पे प्राइसेस एक कॉमन डिसाइड कर लिया, ये कोल्यूसिव है। समझ गए डिफरेंस? पेपर में ध्यान रखनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड भी ऐसे ही है कि फर्म क्या करती है? ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस, आउटपुट, कोटास एटसेट्रा, जैसे ओपीसी में तरह।
ये ऊपर पढ़ाया था ओपीसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओपेक में क्या होता है, अच्छा वहां पे मान लो लिखा ही आ जाए पेपर में, ओपेक इज व्हाट टाइप ऑफ ओलिगोपोली, तो नॉर्मली आपको ये दोनों नहीं दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो मतलब क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आपको मार्क्स मिलने वाले ग्रेस मार्क्स फ्री के। नॉर्मली एक ही दिया होगा, लिखा होगा ओपेक इज, ऑप्शन दिए होंगे ऑर्गेनाइज्ड, फुल, पार्शियल, सिंडिकेट, तो आंसर इज ऑर्गेनाइज्ड। या फिर ओपेक इज कॉम्पिटेटिव, कोल्यूसिव, ओपन, क्लोज, तो आंसर इज कोल्यूसिव, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोल्यूसिव और ऑर्गेनाइज एक साथ दे दिए, अगर ऐसा दिया तो आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले। ओलिगोपोली मार्केट के फीचर ऑलरेडी मैं पता है, पहले मीनिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर लिखा कि फ्यू लार्ज फर्म्स रहती हैं, उनके पास ही मेजर मार्केट शेयर रहता है। इसकी मॉड्यूल में सच एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है, कुछ गिनी चुनी 7-8 फर्म्स दी हुई हैं, उनके आगे मार्केट शेयर लिखे हुए हैं उनके, याद है वो एमसीक्यू, उनके आगे ना उनके मार्केट शेयर लिखे हुए हैं, मैं खोल के दिखा दूं, मेरे पास बुक तो है ही है। ये रहा सीईएफओ का क्वेश्चन बैंक, कौन से चैप्टर का देखना है हमें, प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें ही था ना वो, ये देखो जी, if firms in the toothpaste industry have falling market share, which structure would best describe the industry? अब यहाँ पे देखना क्या है कि सर फ्यू सेलर्स जो हैं अदर्स को छोड़ के, फ्यू सेलर्स जो हैं टूथपेस्ट, डेंटी पेस्ट, शाइनी ब्रेड, जानबूझ के ऊट-पटांग नाम लिखे हुए, आई कांट बिलीव इट्स नॉट टूथपेस्ट, ये भी एक नाम लिखा हुआ है जानबूझ के, ब्राइटर देन व्हाइट पेस्टी स्टफ, क्या वो दिखाना क्या चाहते हैं कि सर अब आप सोचो, टूथपेस्ट सुनते सर आपके मन में क्या आएगा, ओलिगोपोली, वैसे तो ये ओलिगोपोली ही है, लेकिन टूथपेस्ट सुनते सर वैसे भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमें किस लॉजिक से देखना है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट के दिए हुए, उन्होंने मार्केट शेयर दिए हुए, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स के पास 100 में से 29.8 माइनस कर दूं तो कितना आता है 71.2, फ्यू सेलर्स के पास ही 71.2 मार्केट शेयर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ओलिगोपोली। अच्छा सॉरी सॉरी, मोनोपोलिस्टिक होती है ना तो परफेक्ट, हाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में तो मोनोपोलिस्टिक होती है, अगर आप टूथपेस्ट सोचते होगे, हाँ जैसे सोप में फीचर्स होते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसका फीचर है, मोनोपोलिस्टिक का। तो अगर आप इसको टूथपेस्ट को ऐसे सोचने लग गए कि अरे यार 5-6 टाइप ऑफ टूथपेस्ट हैं, एक बोल रहा है मैं शाइनी देता हूँ, एक बोलता है मैं डेंटी देता हूँ, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखी कहाँ हुई है, ये तो आप नाम से धक्के से बना रहे हो, एक्चुअल में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी मार्केट शेयर, तो आपको इसको मोनोपोलिस्टिक नहीं टिक करना, आपको इसको ओलिगोपोली टिक करना है, क्यों, क्योंकि फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स का 71.2 मार्केट शेयर है, समझ गए। ये क्वेश्चन बोल रहा था मैं कि ये मॉड्यूल में दिए होगा, नहीं होती, कहाँ होती, ओलिगोपोली की मैंने अभी तो एग्जांपल दी, वो पेट्रोल हो गया, ओलिगोपोली में भी तो ये भी तो पढ़ा ना, ये प्योर ओलिगोपोली जिसमें सेम प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम, पेट्रोल। ओलिगोपोली में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर नहीं है, ओलिगोपोली में फीचर क्या है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यही फीचर है बस, ठीक है। अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है, ये सेल्फ रीड करना है, ठीक है, ये सेल्फ रीड करना है। अब आ जाते हैं सर प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिसाइड होते हैं, बहुत सिंपल, ये इतना सारा, चलो ये भी पढ़ना ही है वैसे तो, पहले ही हम ये, लेकिन ये ना ये पढ़ लेते हैं, स्वीजी याद रखना, स्वीजी, स्वीजी भैया, पॉल ए स्वीजी, पॉल ए स्वीजी ने हमें क्या दिया था, किंग डिमांड कर्व, इसका मतलब क्या है, ऊपर इलास्टिक है नीचे इन इलास्टिक है, इसका मतलब सर अगर तुम प्राइस बढ़ाओगे तो तुम्हारी क्वांटिटी ज्यादा गिरेगी, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने कम करा ही नहीं, तो ऊपर क्या इलास्टिक, तुमने प्राइस हल्का सा बढ़ाया तो तुम्हारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिरेगी, लेकिन अगर तुमने सोचा मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, तो तुमने अच्छा खासा, मान लो तुमने अच्छा खासा डिस्काउंट दे भी दिया, तो भी तुम्हारी क्वांटिटी बहुत कम बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने भी प्राइस कम कर दिए, तो तुम्हारी क्वांटिटी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पाई, इसलिए इसमें क्या रहता है, किंग डिमांड कर्व, ठीक है। अबव द प्रिवेलिंग प्राइस, ये प्रिवेलिंग प्राइस है, अबव द प्रिवेलिंग प्राइस डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक, और बिलो द डिमांड कर्व क्या है, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, गॉट इट, ठीक है। अब मैं इसमें आ जाता हूँ, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन कैसे होते हैं ओलिगोपोलिस्टिक में, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में देखो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स होती हैं, और उनकी मेन जो डिसीजन होते हैं वो किस पे चलते हैं कि राइवल फर्म्स कैसे रिएक्ट करेंगी, है ना। अगर वो कोऑपरेटिवली बिहेव करते हैं तो उनके पास मार्केट पावर ज्यादा होती है, अब देखो वो कोल्यूसिव हो गए अगर,
कि हम सब लोग मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं, तो फिर उनके पास ज्यादा मार्केट पावर हो जाएगी कि हम कैसे प्राइस डिटरमिन करते हैं, उनके ही हाथ में सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ वाटर पार्क्स की कुछ ही कंपनी है, वंडरला, ये वो, एक सेकंड रुकना। तो प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में? तो सर ठीक है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट को बहुत स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन, जैसे मैंने अभी बताया कि राइवल्स आर लाइकली टू रिएक्ट, अगर तुम प्राइस बढ़ाओगे तो वो चेंज नहीं करेंगे, तो उनके उनके पास तुम्हारी ऑडियंस चली जाएगी, और अगर तुम प्राइस कम करोगे तो हो सकता है वो भी कम कर दें, ऐसा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोपोली बनाई है। इंडिपेंडेंट बिहेवियर, जहां पे फर्म एक दूसरे की परवाही नहीं करते कि तू अपना देख, मतलब ये सिर्फ वो है बेसिकली, डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोपोली मॉडल्स हैं कि एक इकोनॉमिस्ट मानता है, फॉर एग्जांपल मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि फर्म्स का ना इंडिपेंडेंट बिहेवियर, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि पीडब्ल्यू या कोई और क्या कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा प्रिडिक्टेबल रिएक्शन मॉडल, इसमें तीन लोगों ने अपना अपना दिया। क्या हमें नाम रखने पड़ेंगे? नॉट नेसेसरली, बट अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है। कॉर्नोट ने क्या बोला कि फर्म का सिर्फ कंट्रोल अपने वेरिएबल, जो फर्म का जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ अपने आउटपुट पे होता है, प्राइस पे तो होता ही नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट कोल्यूड, और ये कोल्यूड भी नहीं करते, प्राइस आपस में सेट भी नहीं करते, और लेकिन उनका कंट्रोल जो होता है, जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उनका, वो आउटपुट होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइस, मतलब उनका आउटपुट पे कंट्रोल रहता है। स्टेकलबर्ग क्या बोलता है कि जो लीडर होता है वो एक आउटपुट को कमिट कर देता है, रेस्ट ऑफ द फॉर्म सिर्फ फॉलो करते हैं और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्राई करते हैं सेम आउटपुट पे। बेसिकली कोक ने अगर एक मार्केट सेट कर दी, एक प्राइस सेट कर दी, एक मार्केट सेट कर दी, तो पेप्सी सिर्फ फॉलो करता है, ऐसा। फिर बर्ट्रैंड्स मॉडल ये क्या बोलता है कि प्राइस तुम्हारा कंट्रोल वेरिएबल है एंड ईच फर्म सेट्स इट्स प्राइस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। बेसिकली बर्ट्रैंड बोलता है प्राइस तुम्हारा कंट्रोल वेरिएबल है, कोर्टनोट बोलते हैं आउटपुट तुम्हारा करेगा, और ये बोलता है कि लीडर ने जो सेट कर दिया वही सब फॉलो करते। सॉर्टेड। फिर आ जाता है तुम्हारा तीसरा कोल्यूसिव बिहेवियर, कि फर्म्स जो है आपस में मिलके एक प्राइस सेट ही करके चलती हैं। ये हमने ओपेक के एग्जांपल ऑलरेडी ले चुके हैं, यस। फिर प्राइस लीडरशिप कैसे रहती है? ये सिर्फ ये बहुत छोटा सा टॉपिक और वैसे ही है कि देखो प्राइस लीडरशिप कैसे होती है, या तो जैसे मान लो 5 फर्म्स हैं, उनमें से जिन 3 का मार्केट शेयर ज्यादा था वो आपस में मिल गई, तो वो प्राइस लीडरशिप करेंगी, वो जो करेंगी वही बाकी फर्म्स फॉलो करेंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक फर्म वैसे ही डोमिनेंट है, बाकी सब फुद्दू हैं, तो वो जो करेगी वो सब फॉलो करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, सारी फर्म्स का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल मार्केट शेयर है एंड वो कल्यूड भी नहीं करते, तो उनकी एक अप्रोच क्या रहती है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ना हम कल्यूड करके मार्केट खराब करेंगे किसी की, ना तुम करो, सबको अपना अपना मार्केट शेयर आराम से एंजॉय करने दो। तीसरा, प्राइस लीडरशिप वो फर्म कर सकती है जिसके लो कॉस्ट पड़ती है, जैसे वॉलमार्ट करती है, वॉलमार्ट, गोदरेज, अदारी, ये सब क्या कर रहे हैं कि हमें कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि हम सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, होलसेलर की बजाय, रिटेलर की बजाय, तो हमें चीजें सस्ती पड़ती हैं, तो इसलिए हम डोमिनेट करेंगे मार्केट, ऐसा। किंग डिमांड का तो मैंने पढ़ा ही दिया, यस। हाँ, ये वाला मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा दिया, पता है, ये जो मैंने अभी पढ़ाया था ना कि एक अगर देखो, अगर एक फर्म प्राइस अपना लोअर करेगी, कॉम्पिटिटर्स भी फील करेंगे कि अगर उन्होंने कम नहीं करा तो उनके कस्टमर भाग जाएंगे, तो वो भी लोअर करेंगे। अगर एक फर्म ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो दूसरे हैंड में वो बढ़ाएंगे ही नहीं, दूसरे दूसरे वाले राइवल्स। ठीक है, कुछ अदर फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है? देखो, एक तो आती है डुओपोली, जो ओलिगोपोली का सबसेट है जिसमें बस 2 ही सेलर है, बस। फिर आती है मोनोस्पोनी, मोनोप्सोनी। अच्छा, मोनोपोली पढ़ा हुआ है? मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसमें क्या है? सिंगल बायर एंड बस, तो मोनोपोली की बजाय मोनोप्सोनी। फिर सेम ओलिगोप्सोनी, ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसमें क्या रहेगा? बस, ठीक है, ये ओलिगोप्सोनी, लार्ज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स बट लार्ज बायर्स जो बल्क में खरीदते हैं, ऐसा कुछ ही कम ही लोग हैं। मोनोप्सोनी की एग्जांपल जैसे मैंने ना अभी रिसेंटली भी सोच रहा था, हमारे ना जैसे मैं समराला में रहता हूँ, ठीक है, समराला ना बहुत छोटा शहर है, तो उसमें ना एक दुकान बहुत फेमस है, संगू स्वीट्स। वो क्या करता है, उसने ऐसे, वो एक बेसिकली एक गांव में जितनी भी वो गायें भैंस जिनके पास भी डेयरी है, उन सबको क्या बोलते हैं कि तुम सबसे दूध मैं खरीदूंगा। या जैसे और एग्जांपल दूं तो, नहीं वो तो चल मोनोपोली की हो जाएगी, रहने दो, यही ठीक है मोनोपोली की, कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सिंगल बायर, कि मैं ही खरीदूंगा तुम्हारे पूरे गांव का जो दूध दही जो निकलता है, तो मैं ही खरीदूंगा क्योंकि मेरी डायरी आगे चलती है, ऐसा। बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है?
ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल बायर सिंगल सेलर, बात ही खत्म। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका हो गया, मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी का ही। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, विच मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी, आंसर इज बायलैटरल। चीजें रटनी पड़ेंगी। हाँ, इसी के साथ क्या तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। यस, हमने पूरी डिटेल रिवीजन कर ली। अब आएगी तुम्हारे सामने चैप्टर 5 की रिवीजन वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कहीं कोई डाउट आए तो बिंदास पूछो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।